Great, great. How are you? I'm good. How are you? I'm doing amazing as well. Okay, so Um, welcome Nikita, welcome. आपका बहुत बहुत स्वागत है. You're the first guest for like on the show. हमारा जो है पॉडकास्ट सीरीज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं सब्सक्राइबर्स के साथ, उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है. You are the lucky one. थैंक यू सो मच श्रुति। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। लाइक मैंने आपको कब से आपकी जर्नी को कब से देखा है, स्टार्टिंग से ही देखा है पूरा इन अ वे। मतलब जब आप एकदम स्टार्ट किए थे यूट्यूब चैनल, तब से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ। एंड मैं खुद कैनवा में बहुत डिजाइनिंग और ये सब के शौकीन हूँ, तो मुझे नहीं लगा था कभी आपसे मिलने का मौका मिलता, बट यार आया है। हाँ, ग्रेट ग्रेट. तो हम पैटर्न स्टार्ट करते हैं. यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस. उसके पहले मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूंगी ताकि मैं उस बेसिस पे जो है आंसर्स अपने फॉर्मुलेट करके आपको बता पाऊँ. सो निकिता, वेयर आर यू फ्रॉम? ओके, सो आई एम फ्रॉम रायपुर, छत्तीसगढ़। और मैं अभी 28 ईयर्स की हूँ और मैं मार्केटिंग में हूँ। बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजाइनिंग, ये सब फील्ड में हूँ। और इसके अलावा मुझे इंटरेस्ट बचपन से ही ड्राइंग, पेंटिंग ये सब में रहा है, तो वो डिजाइनिंग का वहाँ से आ गया थोड़ा बहुत। और राइटिंग भी मुझे करना पसंद है, तो सोशल मीडिया वहाँ से आ गया। थोड़ा सा मैं अपने को क्रिएटिव मानती हूँ, तो वो सब चीज मिक्स हो जाती है मेरी। दिक्कत भी इसीलिए होती है, इसीलिए शायद ये कॉल भी है कि मल्टी पैशनेट हो, तो चूज करना कि बहुत सारी चीजें हैं, तो कैसे चूज करूँ वो वाला हो जाता है। फ्रीलांसिंग के लिए मेरा हमेशा से मन था, और लिंक्डइन पे मैं हमेशा देखते रहती हूँ कि लोग करते हैं, बट पता नहीं क्यों बहुत फ्लफ लगता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि बोलते हैं, बट डोंट नो कि एक्चुअली में हो रहा है कि नहीं, ऐसा। तो वही चीज मेरे को आपकी तरफ खींच के लाई, आप मुझे बहुत जेन्युइन लगी, तो इसलिए मैं आपसे ही बात करना चाहती थी। ओ भाई, बहुत तारीफ है. तो मैं मुझे हर बार अपनी अपनी तारीफ सुनने को मिलता है. तो इसी बेसिस के साथ अभी ये सारी जानकारियों के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ. मैं मानती हूँ ये चीज मल्टी पैशनेट होना कई बार अच्छा होता है, कई बार इतना अच्छा नहीं भी होता है. बट आई एम अ पर्सन विद सिमिलर इंटरेस्ट एज वेल. मुझे बहुत मजा आता है बहुत सारी चीजें एक बार करने में और कुछ ना कुछ नया नया ट्राई करने में. सो इट्स कॉमन, हमारे बीच में कुछ कुछ कॉमन था. ऑलराइट. तो आप अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं. एंड सो तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर मैं मल्टी पैशनेट हूँ फॉर एग्जांपल, एंड मुझे राइटिंग में भी इंटरेस्ट है एंड मुझे डिजाइनिंग में भी इंटरेस्ट है, बट होता क्या है मेरे साथ कि मैं एक चीज करने जाती रहती हूँ, फिर करते करते मैं ओवर एनालाइज करने लग जाती हूँ, एंड आई इमेजिन सपनों की महल बनाने लग जाती हूँ कि मैं इसमें एकदम फाड़ दूंगी और मैं ये कर लूंगी वो कर लूंगी, और होता कुछ नहीं है। और फिर जब थोड़ा सा सेटबैक आता है, देन आई जंप ऑन टू नेक्स्ट पिक्चर, मतलब कि ये वाला भी मैं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे को इसमें भी इंटरेस्ट है, फिर इसमें भी फाड़ दूंगी। एंड अल्टीमेटली मैंने ये देखा है कि दो नाव में सवार होकर किसी भी नाव में नहीं रहती, मतलब मैं मझधार में ऐसे बीच में नैया मेरी वो हो रही। तो अगर आप खुद अपने आप को मल्टी पैशनेट मानते हो, तो मैं आपका स्ट्रेटेजी जानना चाहूंगी कि आप कैसे डील करते ये चीज। राइट. मल्टी पैशनेट मतलब बस पैशन है वो, उसको आपको जब अर्न करने वाले रहते हो या आप प्रोफेशनल उसमें उतरते हो, तब तो आपको एक चीज ही सिलेक्ट करनी होगी या फिर उससे मिलती जुलती कोई चीज में आप जाओ, तब तो आपकी वजनदारी रहेगी उस फील्ड में. अभी जैसे मुझे डिजिटल मार्केटिंग का भी मुझे अच्छा लगता है. मुझे ऐसा लगता है वो मुझे सीख लेनी चाहिए, मुझे उसमें एक्सपर्ट बनना चाहिए ताकि मैं खुद के एड्स चलाऊं, खुद के प्रोडक्ट और खूब पैसे कमाऊं वाला सीन है. बट स्टिल अभी मैं जो है डिजाइनिंग फील्ड से रिलेटेड हूँ, तो बेस्ट ऑप्शन फॉर मी अभी इस मोमेंट पे क्या रहेगा कि मैं इस फील्ड में ही किसी फील्ड को एक्सप्लोर करूं ताकि वो मेरी अभी एग्जिस्टिंग स्किल को कॉम्प्लीमेंट करे और मेरी अब इस फील्ड में थोड़ी वजनदारी बढ़े. अब तो बनना शुरू हुआ है. वही आपने वो जो सेंटेंस बोला कि आप फाड़ दोगे, तो फाड़ने में टाइम लगता है, एकदम से नहीं कर पाओगे आप. तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले तो अभी मैं ग्राफिक डिजाइनिंग कर रही थी, तो अब मैंने सोचा कि डिजाइनिंग को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ और क्या चीज हो सकती है. तो आई थॉट कि यूआई यूएक्स पे ट्राई देते हैं, कोशिश करते हैं इसमें कुछ करने की. चाहते तो बहुत सारे ऑप्शन थे, राइट, मल्टीपल ऑप्शन, इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं और आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो. अभी हम जिस एज में है तो उसमें ऐसे लगता है कि हमें ये भी करना चाहिए वो भी करना चाहिए और दिमाग स्थिर नहीं रहता है, राइट. तो सब कुछ करने का होता है, लेकिन फिर वही बात हो जाती है. सबसे बेस्ट चीज यही है, अगर आप जो कुछ कर रहे हो अभी के टाइम पे, पहले तो उसको लॉन्ग टर्म तक के लिए विजन में देखो कि यार इतना साल इस पे वेस्ट किया है, वो वेस्ट नहीं किया है ना, वो इन्वेस्ट किया है, उसका रिटर्न मिलने का वो मौका देना चाहिए हमको, वो चीज है. और दूसरी चीज ये है कि हमको अभी हम जो स्किल सीखना चाहते हैं, जो हमारा पैशन है, हमारे अंदर आता है बार बार कि हमें ये भी करना है वो भी करना है, तो हम कुछ ऐसी चीज करें जो हमारी एग्जिस्टिंग चीज जो है, अभी हम जो एग्जिस्टिंग ह्यूमन बीइंग है, जो इतना स्किल सेट हमने बनाया है इतने सालों में,
उसको कॉम्प्लीमेंट करें, ताकि हम थोड़े और लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पर जा पाए, और हम हमारा जो आपने बोला कि हम वजनदारी बढ़ा पाए, थोड़ा सा हमें लोग थोड़ी वैल्यू करें वाला स्किल्स ओके, तो सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि ओके, जैसे मान लो मैंने एक चीज चूज करी, ठीक है, मान लो मैंने डिजाइनिंग ही चूज कर ली, क्योंकि मैं कैनवा में मेरा ठीक ठाक, मैं अपने आप को मानती हूँ कि मेरी स्किल्स अच्छी। अब मेरा आगे का जर्नी कैसे रहना चाहिए, लाइक जितना मैंने आपकी वीडियो से समझा है, जो फाइवर है, अपवर्क है, उसमें भी फाइवर आप प्रेफर करते हो, तो मैंने भी फाइवर की वीडियोस देखी। तो जैसे मैंने देखा तो है, लेकिन स्टिल उसमें भी बहुत सारे मेरे को लगता है कि कंपटीशन बहुत है, एंड वो वाला प्रॉब्लम जो होता है ना कि आप स्टार्ट कैसे करो, वो सब वाला, और टाइम निकालना स्पेशली उसके लिए, फिर वो सब चीज़ों का आप मुझे ना अगर बता सके कि आपकी जर्नी क्या रही, और अगर आप मेरी जगह होते अभी एज अ बिगिनर, तो आप क्या मिस्टेक्स है जो नहीं करते, और आप मुझे बता सकते हैं चीज़। If I am Nikita and I'm starting, then what I'll do is, सबसे पहले तो मेरी जो स्किल है, आपने बोला आप ठीक ठाक हो, तो मैं ठीक ठाक पे ही शुरू कर देती कि देखते हैं क्या होता है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि मुझे भी पता है मैं ठीक ठाक हूँ, और ठीक ठाक और जो इंसान 10 साल से कर रहा है उसमें डिफरेंस होगा, ऑब्वियसली वो चीज़ एक्सेप्ट करने वाली है। तो वो मैं एक्सेप्ट करते हुए स्टार्ट करती। आज से 4 साल पहले वाली श्रुति ने जब काम स्टार्ट किया, उसका बहुत ही घटिया काम रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो सर्वाइव नहीं कर पाई इस इंडस्ट्री में। लेसन मिलते हैं और उसके बाद सीखते हो आप, और फिर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आता है। इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, ठीक है। तो वो चीज़ को स्वीकारते हुए अब मैं स्टार्ट करी। तो क्योंकि मैं अपना और आपकी जर्नी को कंपैरिजन में बता रही हूँ, मैंने तो जितने प्लेटफॉर्म्स हैं एग्जिस्टिंग, जितने मुझे नाम आते हैं और जितने मैंने सुने हैं, लगभग 10-12 प्लेटफॉर्म्स पे मैंने ट्राई किया है। आधों के तो मुझे नाम भी नहीं पता है और अभी याद नहीं है एट द मोमेंट, बट मैंने 8 से ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स तो मुझे ऐसे अभी भी बोलने को आएंगे कि ये प्लेटफॉर्म्स जिन पे मैंने ट्राई किया है। मुझे नहीं मिले कुछ पे रिजल्ट, कुछ पे मिले, कुछ पे अच्छे मिले, कुछ पे बहुत बुरे मिले, बट अल्टीमेटली मैंने फाइवर चूज किया। फाइवर मैं क्यों रिकमेंड कर रही हूँ, एक बाइस्ड है, ये कहना चाहिए बहुत बाइस्ड ओपिनियन है कि दैट यू शुड यूज फाइवर। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए काम कर गया है। कोई भी इंसान आपको वो चीज बोलेगा जो उसके लिए काम कर गई, ये अच्छी है, और जिसके लिए नहीं करेगी वो बुराई करेगा, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस। तो अभी निकिता को क्या करना चाहिए, निकिता को सारी चीजें ट्राई करनी चाहिए। जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, देयर आर पीपल हु आर गेटिंग क्लाइंट्स फ्रॉम लिंक्डइन, अपने पोस्ट को शोकेस करते हैं, अपनी कम्युनिटी बिल्डअप करते हैं, क्लाइंट्स क्लोज करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, अपने टाइप के प्रोफेशनल लोगों से मिलते हैं, अपने डिजाइन पे फीडबैक लेते हैं, एंड दे लर्न। ठीक है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्रीलांसर्स हैं, जो और अच्छा कर रहे हैं, या हमसे पहले आ गए, हम भी अच्छा करेंगे, पर वो हमसे पहले आ गए, तो हम उनसे सीख सकते हैं। तो वो चीज़ के साथ, उस माइंडसेट के साथ हम उस प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। लिंक्डइन इज अ वेरी ओपन प्लेटफॉर्म किसी के लिए भी। मैं भी काफ़ी सारी चीज़ें सीख रही हूँ, तो इसलिए मैं आपको वो रिकमेंड करूँ। अगेन, अब बाइस्ड ओपिनियन, पहले मैं नहीं थी तो मैंने बोला लिंक्डइन अच्छा नहीं है, अब मैं हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैंने आपको बोला कि वो कर सकते हो। इसके बाद एक और प्लेटफॉर्म है अपवर्क। अभी मैं अपवर्क पे इसलिए बोल रही हूँ कि उस पर आपको लिमिटेड कनेक्ट्स मिलते हैं, और हर मंथ में आपको 20-30 कनेक्ट्स फ्री मिल जाते हैं अपवर्क की तरफ से। अभी कनेक्ट के थ्रू आप बिड कर सकते हो। तो निकिता को तो बिड करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए प्रपोजल्स लिखने की, क्योंकि अपने आप की स्किल को बेचना आना चाहिए, आपको कन्वर्ट कराना आना चाहिए। आपके पास स्किल नहीं भी होगी, और अगर आप बहुत अच्छे हो कन्विंसिंग में, तो भले वो क्लाइंट बाद में भाग जाएगा, लेकिन आप क्लोज तो कर लोगे उसको, कि पहले जो इनिशियल पैसे हैं वो तो आप उससे ले ही लोगे कि हमको दे दो, वो सीन हो जाता है। तो पहले तो क्लोजिंग भी एक बहुत बड़ी स्किल है। फाइवर पे चाहे अपवर्क पे, चाहे इस दुनिया में आप जहाँ पर भी बेच रहे हो, आपको बेचना आना चाहिए। दुकानदारों में भी यही होता है, किसी किसी दुकानदार की आप सोच के नहीं जाते हो कि आपको लेना है, पर आप ले लेते हो, क्योंकि उसकी सेलिंग स्किल्स अच्छी है, वो बेचता बहुत अच्छे से। तो वही सीन हो जाता है। और कई बार आप मन बना के जाते हो कि लेना ही है, दिवाली आ रही है, कपड़े लेने हैं, पर आप नहीं लेते हो। क्यों? क्योंकि उसको बेचना ही नहीं आया, उसको दिखाना ही नहीं आया, उसको प्रेजेंट करते ही नहीं आया। तो सेम चीज यहाँ पर भी है, हम हमारी दुकान लगा के बैठे हुए हैं और हमको बेचना है। अब दुकान आप कहीं पे भी लगा सकते हो, फाइवर, ये सारी जगह ऐसे मेन रोड टाइप की है, मतलब बेचने के आगे ज्यादा भीड़ मिलती है, वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, पर सारे लोग आपके नहीं होते। तो ये कुछ लाइफ लेसन है जो मैंने सीखा है कि इनिशियल के 6 महीनों में मुझे एक भी क्लाइंट नहीं मिल रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यार क्लाइंट नहीं मिल रहे हैं। तो पहले तो मकसद था नहीं, ट्राई ट्राई करने के लिए गए थे, बट स्टिल फिर भी बुरा लगता है कि 6 महीने हो गए, क्या कर रही हूँ मैं, वाला सीन होता है। फिर मुझे जो थोड़े बहुत मैसेजेस आए हैं, एक आध ऑर्डर मिला है, तो 6 महीने में मैंने 1000 रुपये कमाए हैं, क्योंकि मैंने 350 रुपये से स्टार्ट किया था। मेरा पहला पोस्ट जो है, मैंने, मुझे अभी भी याद है, 350 रुपीज का बना करके मैंने सेल किया था। तो वहां से लेकर के अभी जहाँ पर हम आज की स्टेट में है, तो बहुत डिफरेंस आया है, बहुत सारी चीजें हैं, पर उस समय के साथ आया है। तो आई थिंक टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कुछ भी कर रहे हो, तो उसको हमको थोड़ा सा वैल्यू देनी चाहिए, अपनी स्किल्स को, क्योंकि हमें पता है हम अभी ठीक ठाक हैं, तो उनको पॉलिश करने में हेल्प करनी चाहिए। अब मैं हर दिन 2-4 डिजाइन बनाऊंगी, तो ऑब्वियसली मेरी पिछली कुछ डिजाइन से जो अब डिजाइन बनाऊंगी वो बेहतर रहेंगी। हर दिन किसी और का मैं डिजाइन देख रही हूँ, अपने पोस्ट पे फीडबैक्स ले रही हूँ, देख रही हूँ कि कैसे हो सकता है,
क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, कौन सा कलर चल रहा है। फिर उसके बाद एक धीरे धीरे प्रिंसिपल्स भी मैंने कोशिश की कि यार ये इतने सारे रूल्स होते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग में, सब तो इकट्ठे लगा नहीं सकते हो आप। तो कभी कभी कुछ कुछ कोशिश करके कि यार ये कैसे लग रहा होगा, रूल्स ऑफ थर्ड है तो इमेज इतने बड़े पोर्शन में लगानी होती है। तो वो सारी चीजें दिमाग में ला करके फिर हमारी डिजाइन जो है ऐसे जीरो से ऐसे हीरो टाइप पे चली जाती है। तो वहां से हम अभी बोल रहे ठीक ठाक, तो हम अभी बढ़िया पे आ जाएंगे लेवल पे, फिर बढ़िया से और बढ़िया पे आ जाएंगे, तो वो सीन होता जाएगा। और जब हम वो ग्रोथ अचीव करेंगे तो हमको ये वाली ग्रोथ भी मिल जाएगी। फाइवर पे थोड़ा टाइम लगता है लेकिन अपॉर्चुनिटी सबको देता है फाइवर। तो मुझे ऐसे लगता है मैसेज तो आना ही आना है, क्योंकि मुझे भी आए, मतलब मुझे आ गए तो मुझे ऐसा लगता है किसी को भी आ सकते हैं। क्योंकि मैंने भी एकदम वैसे बहुत ही बुरी सी गिग बना करके स्टार्ट किया था, फिर धीरे धीरे जैसे समझ में आया, दिमाग में आया, तो इम्प्लीमेंट करते हुए जो चीजें बनाई, जो अच्छे डिजाइन थी उनको इमेज पे लगा करके अपने इंप्रेशंस बढ़वाए, अपनी चीजें बढ़वाई। तो मेरे हिसाब से तो निकिता को यही करना चाहिए कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे ट्राई करना चाहिए, सब जगह हाथ पाँव मारना चाहिए, क्योंकि आपको खुद को नहीं पता आपके लिए क्या चीज काम करेगी। और ये करने के बाद आपको खुद से ही समझ में आएगा, क्योंकि सबकी कहानी अलग अलग है ना, मेरी अलग है, आपकी अलग है। तो आपके लिए हो सकता है जो मैंने ट्राई नहीं किया है वो ही आपके लिए काम कर जाए। तो जस्ट ट्राई, सीखना और ट्राई करने में ही सारी चीजें छुपी हुई। ओके। तो जैसे अपन ने फाइवर में अपन गए, ठीक है, और मैंने देखा मुझे सोशल मीडिया वाले में इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन फिर उसमें भी बहुत सारे सब कैटेगरीज होते हैं। तो उसमें मैं कैसे समझूं कि मुझे किस चीज में इंटरेस्ट है, या किसी ने मेरा क्या बोलना चाहिए एक्सपर्टीज होगा, वो चीज मैं कैसे करूं मैंने एक्सप्लोर? बोला टाइम एक बहुत बड़ा आपके लिए रोल प्ले करेगा, कंस्टेंट होता है। जब मैंने स्टार्ट किया था मैं फेसबुक एड्स पे थी, फिर मैं धीरे से किसी और चीज पे शिफ्ट हुई, फिर किसी और चीज पे, फिर किसी और चीज पे, और आज की डेट में मैं जो प्रोवाइड कर रही हूँ और जो मैंने जिस चीज से स्टार्ट किया था वो टोटली डिफरेंट है। मैं आज की डेट में वो चीज बना ही नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं है उस चीज के लिए। आज की डेट में मेरी नीश टोटल डिफरेंट हो चुकी है। तो ये मैंने स्टार्ट जब किया था तब नहीं सोचा हुआ था। मैंने बोला ना, टाइम के साथ साथ आपको समझ में आता है कि आपकी किस चीज में जो है आपकी पकड़ बनेगी, आप किस चीज में अच्छा कर सकते हो। स्टार्टिंग में तो सब कुछ आता है। मैंने ऐसे कभी किसी को बोला नहीं है, हमेशा सब लोग बोलते हैं नीश सिलेक्शन करना चाहिए, स्टार्ट कर रहे हो आपको आपकी नीश पता होना चाहिए, नीश पता होना चाहिए। नहीं पता चलती है कि क्या करना है। एक ब्रॉड नीश सिलेक्ट करना ही इतने मतलब इतना डिफिकल्ट टास्क होता है। हमें यही नहीं समझ में आता कि हम ग्राफिक डिजाइन चूज करें कि हम डिजिटल मार्केटिंग चूज करें कि हम हाँ। डेवलपमेंट चूज करें। उसके अंदर तुम नीश का बोल रहे हो तो वो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही चीज है कि अगर मुझे पता है मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है या मुझे डिजाइनिंग के अंदर जाना है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत वाइड एक्सपेक्ट है। ठीक है, अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं सब कर पाऊं, पर समय के साथ साथ जिस टाइप के क्लाइंट मेरे पास ज्यादा आएंगे मैं वही चीज प्रोवाइड करने लग जाऊंगी, और उसी चीज में मैं अपना एक्सपर्टीज बना लूंगी, और वही मेरी नीश हो जाएगी, राइट। तो मेरा मानना तो ये है, अगर हमको सरवाइव करना है इस स्पेस में और अपनी एक्सपर्टीज बनानी है, और अगर हम बिल्कुल बिगिनर लेवल पे हैं, तो फ्लो के साथ जाओ। जब आप स्टार्ट करते हो, आपको एक क्लाइंट लोगो डिजाइन का मिल गया, तो चांसेस है कि दूसरा शायद उसी के रेफर से आपको मिल जाए, फिर तीसरा चौथा, तो आप उसी चीज को नीश पकड़ के आप उसी में जा सकते हो फिर, राइट। अगर आप सोशल मीडिया किट पे हो तो अब एक क्लाइंट आपके पास 1 महीने के लिए रहेगा, राइट। उसके 1 महीने में एक आध क्लाइंट तो रेफर करेगा वो आपको, या 1 महीने में एक आध मैसेज और भी आएगा। अब उसको आपने कन्वर्ट कर लिया, अब आपके पास 2 क्लाइंट्स हो गए महीने भर में, गुड स्टार्ट। अभी वो 2 क्लाइंट्स आ गए, 2 से 4 भी होंगे, तो हो सकता है आपकी बाकी की गिग्स खाली रह जाएं और आपकी नीश जो है आप सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर जो है, कंटेंट क्रिएशन में हेल्प करने वाले इंसान बन जाओ। तो अब आपकी ये नीश हो जाएगी। ये आपने नहीं डिसाइड किया, आपकी नीश ने आपको डिसाइड करा है कि भाई निकिता जो है मुझे बना करके देगी सामने वाले को। तो वो सीन हो जाता है। और स्टिल अगर आप बहुत ही प्रोफेशनल लेवल पे ऐसे स्टार्टिंग से आपको लग रहा है कि नहीं मुझे नीश के से जाना है या ऐसे सिलेक्ट करना है, तो फिर 2-3 तरीके हैं। एक तरीका तो है प्रोफेशनल वाला, कि आप अपना इंटरेस्ट ढूंढो कि आपको क्या चीज बनाने में मजा आता है, या आपका इंटरेस्ट क्या है, और आप किस में अच्छा डिजाइन करते हो, आपकी बेटर डिजाइनिंग स्किल्स कहाँ पर निकल के आते हैं, आपकी क्रिएटिविटी सबसे ज्यादा अच्छी कहाँ पर है, क्या वो लोगो डिजाइन में है, क्या बैनर्स में है, क्या पोस्टर्स में है, क्या सोशल मीडिया में है, वो तरीका है। तो वही है, उसमें भी थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने में आपको थोड़े बहुत पोल्स ले सकते हो, आप लोगों से पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, और इसके अलावा खुद की डिजाइन खुद ही एनालाइज कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लग रहा हो कि भाई मैंने कैसा बनाया हुआ है, सबसे अच्छा क्या बनाया हुआ है, और खुद की प्रोसेस आप कौन सी इंजॉय कर रहे हो। एक तो वो तरीका है। दूसरा ये है कि आप बिल्कुल ही क्लूलेस हो और आपको सिलेक्ट करनी चाहिए एक नीश, तो चिट्ठियां उछाल लो फिर उसमें नाम वाम लिख करके मैं ये बनाऊंगा, या अब मैं यही मेरी नीश है। तो मेरे हिसाब से ये दोनों चीजें कर सकते हो आप ऑब्वियसली, लेकिन जो भी स्टार्ट करता है मुझे नहीं लगता उसको स्टार्टिंग में नीश पता रहती है। आप वो समय के साथ साथ ही आइडेंटिफाई करते हो। स्टार्ट सिर्फ ओपन माइंडसेट से करो कि पैसा कमाना है सबको, तो स्टार्टिंग में, राइट। तो पैसे कमाने के लिए अब कोई क्लाइंट आ रहा है और आपको बोलेगा, आप बोलोगे नहीं मैं तो सिर्फ कराउजेज डिजाइन करती हूँ, बैनर नहीं करके दूंगी, ऐसा थोड़ा ना होता है, कर दोगे आप।
राइट, कर मैं भी कर देती हूँ, अभी कोई आ रहा है तो फिर ठीक है कर देंगे, हालांकि हम करते नहीं है पर हम कर देंगे, वो वाला सीन हो जाता है। तो वही चीज हो जाती है। अभी कोई लोगो डिजाइनर भी है तो एक आध बैनर तो उसने भी बनाया होगा अपनी जिंदगी में, ऐसा थोड़ा ना है कि कुछ भी नहीं बनाया होगा। तो जो लोग बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, सभी करते हैं। तो वही सीन है, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यही 2-3 ऑप्शन है, एक तो चिट्ठियों वाला है और एक तो थोड़ा सा अपने खुद को एनालाइज करने वाला है कि आपको क्या करना है। बाकी तो मेरे हिसाब से तो टाइम के हिसाब से आपको समझ में आता है, और इन दी एंड आप जब एक बार इकट्ठे हो जाते हो कि हाँ अभी इस चीज में ही जाना है, फिर वो आपकी नीश बन जाती है। उसका भी पक्का नहीं रहता है, लोग हर 4-5 साल में फिर ऐसा लगता है कि कुछ और ट्राई करते हैं वाला सीन रहता है लोगों को, जिनको लर्निंग का बहुत शौक रहता है तो वो अपने आप को अपग्रेड करते जाते हैं और फिर अलग अलग स्विच करते जाते हैं, उसमें जाते जाते हैं वाला सीन होता है। और कई लोग एक ही चीज में इतना स्पेशलाइज कर लेते हैं कि फिर वो उसी में स्टिक रहते हैं, उसी के अंदर कुछ चीजें सीखते हैं, अलग से नहीं, उसी में ही कुछ और सीखते हैं, तो वो सीन हो जाता है। तो ऐसे ऐसे ही सिलेक्ट किया जाता है मेरे हिसाब से। तो जैसे अब मान लो मुझे फाइवर में जैसे मैंने सेटअप वेटअप कर लिया सब चीज, ठीक है, तो फिर उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? लाइक अगर आप मुझे वो जर्नी के थ्रू लेके जा सकते हो तो। देखो मैं अगर सच बताऊं तो फाइवर पे 7 गिग्स का आपके पास ऑप्शन रहता है। फाइवर पे सरवाइव करना इतना मुश्किल है नहीं, अगर आपने सही तरीके से अपनी गिग्स बनाई हुई है और प्लेसमेंट किया हुआ है, आपको ऑर्डर्स आ जाते हैं। मेरे को तो 2-2 दिन में भी अभी ऑर्डर्स मिले हैं, लोगों के मैसेज आए हुए हैं। तो जो लोग बोलते हैं नहीं आ रहा है तो देन समथिंग इज रॉन्ग विथ योर गिग, क्योंकि एक ही चीज है। और इसके अलावा आपका एसईओ कितना ही घटिया हो, मैं कह रही हूँ आपसे रिसर्च करते ही नहीं बनी, चलो ठीक है जाने दो। फाइवर इसके बाद भी शफल करके देता है, जितने लोग देख भी रहे हैं, और आप भी ये चीज आजमा के देखना, डू एक्सपेरिमेंट, कि आपने कोई कीवर्ड सर्च किया, लेट्स से आपने डाला सोशल मीडिया मैनेजर, ठीक है, उस पे फाइवर पे जाकर के आप सर्च करो, यू विल गेट सम अमाउंट ऑफ गिग्स, राइट। उसमें से आप देखो, आप नोटिस करोगे दोबारा से जब आप उसको रिफ्रेश करोगे या रिसर्च करोगे सेम टर्म को, गिग्स शफल हो जाएंगे, दूसरे गिग्स आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, फाइवर इज गिविंग अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन। वो ट्राई कर रहा है कि उसकी प्लेटफॉर्म पे जितने लोग हैं भाई सबको मौका मिले, सबकी गिग्स दिखा रहा है। अब सामने वाला ले रहा है नहीं ले रहा है वो उसका भी माइंडसेट है, और आपकी गिग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कितनी अच्छी है। इन दी एंड प्राइसिंग मैटर नहीं करती उतने ज्यादा, अनटिल अनलेस सामने वाला बहुत ही टाइट बजट पे हो तो वो दिखता है, वरना लोग बाग वही सेम सर्विस के लिए 2,000 रुपए भी पे कर रहे हैं और वही सेम सर्विस के लिए 20,000 रुपए भी पे कर रहे हैं और 2 लाख रुपए भी पे कर रहे हैं। सर्विस सेम है, जस्ट आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो। मैंने वही बोला, साड़ियों का एग्जाम्पल सबसे बढ़िया रहता है। एक साड़ी जब प्रिंट होती है, निकलती है सूरत से, 200 रुपए की आती है रिटेलर्स के पास, फिर सबके पास आ जाती है, वो बढ़ा करके बेचते हैं, राइट। अभी वो जो साड़ी आई है ना, वो स्किल है, सबके पास आई हुई है। अब हम कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं उसको, कैसे डब्बे वब्बों में डाल करके बेच रहे हैं, कैसे उसको हमारी दुकान में शोकेस किया हुआ है, और हमारी स्किल कैसी है उसको बेचने की, उसको प्रेजेंट करने की, वो डिपेंड, मतलब वो बताएगा कि हम उस साड़ी को कितने का बेच पाएंगे। तो यही हमको यहाँ पर भी करना होता है। फाइवर में अब जब आप कर रहे हो तो मेरे हिसाब से वेराइटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और एक ट्रिक है, जितने भी लोग हैं, अगर आप बहुत स्पेसिफिक हो, आपको पता है आपको क्या प्रोवाइड करना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ वीडियो एडिटिंग, सबसे अच्छा एग्जांपल है, और मैंने रिसेंटली अभी ट्राई भी किया हुआ है तो मैं उस पर अच्छे से बता पाऊंगी। अगर हमने वीडियो एडिटिंग का एग्जाम्पल लेते हैं और वीडियो एडिटिंग के हम सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वीडियो एडिटिंग में बहुत सारी चीज़ होती है। टॉकिंग हेड वीडियोज होते हैं, राइट, शॉर्ट फॉर्म वीडियोज होते हैं, लॉन्ग फॉर्म वीडियोज होते हैं, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियोज होते हैं। जब आपको पता है कि इतनी सारी नीशेज हैं, इतनी सारी कैटेगरी है तो वीडियो एडिटिंग है ना, वीडियो एडिटिंग है। अब आपने डिसाइड कर लिया है कि आप जो है शॉर्ट्स की सर्विसेज ऑफर करोगे, आप बिल्कुल स्पेसिफिक हो, मतलब आपने सोच लिया मैं शॉर्ट्स के लिए क्लाइंट लाना चाहता हूँ अभी, या लाना चाहती हूँ, तो आपने अपनी पहली गिग बनाई कि मैं शॉर्ट्स क्रिएट करके दूंगा सिंपल कीवर्ड्स के साथ। दूसरी गिग बनाओगे सिमिलर स्टाइल में और अच्छे अपने कहना चाहिए गिग इमेजेस के साथ, पोर्टफोलियो के साथ, सारी चीज़ों के साथ, बट उसमें अब क्या डाल दोगे आप, किसी फेमस क्रिएटर का नाम, जैसे कि कई लोग सर्च करते हैं ना कि मुझे एलेक्स वालेट स्टाइल में जो है वीडियोस चाहिए हैं, मुझे किसी और के स्टाइल में जो है वीडियोस चाहिए हैं, तो जैसे अली अब्दाल के स्टाइल में मुझे शॉर्ट्स का फॉर्मेट चाहिए है। तो आपने जब एक बार क्रिएटर को मेंशन कर देना है, तो आपके पास अब 2 गिग्स आ गई वेराइटी की। अब जो क्रिएटर वाला है उसका प्राइस आप थोड़ा ज्यादा रख सकते हो, क्योंकि आप ब्रांड के साथ आपने उसको लिंक कर दिया, आप प्राइसेस ज्यादा चार्ज कर सकते हो। ये माइंडसेट होता है लोगों का कि यार उस स्टाइल का हमको लेकर के दे रहा है काम, तो फिर अच्छा दे रहा होगा वाला सीन। इसके अलावा हम फिर और क्या कर सकते हैं, बची कुछ हमारी जो और गिग्स बची हुई हैं, 5 गिग्स और बची हुई हैं, राइट। तो अब जो है हम थोड़ा सा उनको एनालाइज करने के लिए अपलोड होने दो, उनको देखो थोड़ा सा कि कैसे क्या सीन चल रहा है। अब जो बची कुछ गिग्स है ना, 3 गिग्स और बना लो, ठीक है, 3 गिग्स और बना लो सिमिलर अलग अलग कीवर्ड्स के साथ। थोड़ा बहुत अपने आप को देखो कि आप और क्या ऑफर कर सकते हो अपनी गिग्स में। जैसे कि हमने एक देख लिया कि हम एलेक्स स्टाइल में, एक अली अब्दल स्टाइल में, एक शॉर्ट फॉर्म वीडियो एडिट जो है आप एक रील्स के लिए लिखो, एक यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए लिखो, कीवर्ड्स अलग अलग हैं, सिमिलर सर्विसेज रहेंगी, तो आप जो है वेराइटी ऑफ रेंज दे रहे हो,
क्योंकि कुछ भी सर्च कर सकता है सामने वाला। हो सकता है कोई शॉर्ट फॉर्म कंटेंट डाल करके आ रहा हो सकता है कोई रील्स डाल करके आ रहा हो सकता है कोई यूट्यूब शॉर्ट डाल करके आ रहा हो। तो आपकी गिग की चांसेस जो है रैंकिंग की आपने बढ़ा ली, आखिरी में तो इंसान आपका काम ही देखेगा। बस आपको दिखना है तो उसके लिए मेहनत कर रहे हो आप। आपने 5 गिग्स बना ली इस तरीके से अलग-अलग। 2 गिग्स के लिए स्पेस छोड़ दो, वो अभी नहीं बनानी है, वो 15 दिन बाद बनानी है। वो कैसे बनाओगे? आप 15 दिन का आपके पास डेटा आ जाएगा कि भई आपकी कौन-सी वीडियो या कौन-सी गिग पे सबसे ज़्यादा इंप्रेशंस आ रहे हैं। आपने देखा कि भई ये 2 गिग्स हैं जिन पे सबसे ज़्यादा इंप्रेशंस आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो गिग्स रैंक हो रही हैं, उनके बारे में ज़्यादा सर्च किया जा रहा है। तो हम उसका दोबारा से डुप्लीकेट करके अगेन अब क्योंकि ऐसा बोला जाता है फाइवर पे कि 70% चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप अपने वीडियोस डालते हो तो, मतलब अपने गिग में अगर वीडियो डालते हो तो, तब भी लोग नहीं डालते। क्यों नहीं डालते भाई? आप अपना 70% से लॉस करा रहे हो। इट्स योर फॉल्ट। आप नहीं करवा रहे हो मेहनत। इसके बाद फिर अब वो बोलते हैं कि आप अपने पीडीएफ डाला करो। 2 पीडीएफ्स का ऑप्शन होता है, वो यूटिलाइज़ ही नहीं करता कोई। अच्छे-अच्छे लोग नहीं करते हैं, तो वो हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जब हमको पता है कि कॉम्पिटिशन है, तो कॉम्पिटिशन तो दुनिया भर में है, तब भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। तो हम अपने आप को कैसे स्टैंड आउट करा सकते हैं? तो ये कुछ प्रोसेस है, कुछ थोड़ा-सा हमारी ट्रिक्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। और जो आखिरी की 2 गिग्स का मैंने स्पेस छोड़ा है, वो 15 दिन बाद आप एनालाइज़ करके वही सेम गिग डुप्लीकेट करो जिस पे ज़्यादा अच्छे इंप्रेशंस आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब सेम कीवर्ड पे आपके चांसेस हैं रैंक करने के ज़्यादा। और जब सेम कीवर्ड्स पे निकिता के 2 गिग्स आ रहे होंगे, तो हमने हमारी चांस बढ़ा लिया ना बाय 2x कि हमारे अब कोई ना कोई गिग पे तो आएगा इंसान। अगर हमारा गिग अच्छा है कि नहीं है, उस पे भी डिपेंड करता है। फिर देन द लास्ट थिंग व्हिच प्लेज़ अ क्रूशियल रोल इज़ गिग इमेज। कुछ भी अच्छा हो, कुछ भी बुरा हो, आपको फाइवर तो मौका देगा, एक ना एक बार तो दिखा ही देगा आपको। तो उस एक बार में अगर आपकी गिग इमेज अटेंशन ग्रैब नहीं कर पा रही है, तब दिक्कत की बात है। तो आपको वहाँ पर जो है अटेंशन ग्रैब करने के लिए सबसे अच्छा तरीका मैं ये मानती हूँ कि आपको पहले कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना आना चाहिए। बाकी लोगों की गिग्स क्या हैं, थोड़ा-सा सोर्ट टाइप का एनालिसिस कर लेना चाहिए। क्या स्ट्रेंथ्स हैं कि वो लोग बिफोर आफ्टर वाला सीन दिखा रहे हैं। क्या वीकनेसेस हैं कि उन्होंने 2 गिग इमेजेस लगा रखी हैं और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। तो ठीक है, अपॉर्च्युनिटीज़ हमारे लिए क्या है कि हम ज़्यादा इमेजेस लगा सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से इस तरीके से बता सकते हैं, थोड़े से वाइब्रेंट रख सकते हैं, नियॉन कलर्स का यूज़ कर सकते हैं ताकि वो आँखों में चुभे एकदम से। वैसे तो हम सॉफ्ट रखने की कोशिश करते हैं बट इस टाइम पे क्योंकि इतनी सी आपकी इमेज दिख रही होगी तो आपको अटेंशन ग्रैबिंग के लिए थोड़ा-सा उन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। देन व्हाट एल्स वी कैन डू इज़ कि भई हमने हमारे डिस्क्रिप्शन में थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि टाइटल लिमिटेड है, टैग्स लिमिटेड है, बट डिस्क्रिप्शन आपके पास अपॉर्च्युनिटी है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करो ज़्यादा बढ़िया तरीके से। तो नाउ यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ, अपने पैकेजेस को एक्सप्रेस करो कि भई क्या-क्या मिल रहा है, तुम्हें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, तुम्हें इन सब चीज़ों के बदले में क्या मिलेगा, तुम जो $20 लगा रहे हो, इसके बदले में मैं क्या-क्या देने वाला हूँ आपको या देने वाली हूँ। तो वो चीज़ों को एक्सप्लेन करो ताकि उनके दिमाग में जो डाउट हो वो हट जाए। देन एफएक्यूज़ इज़ अ वेरी गुड थिंग जिसका यूज़ नहीं किया जाता है। अपने एफएक्यूज़ डालो, जो जनरली बायर के दिमाग में क्वेश्चन आ रहे होंगे वो क्या हो सकते हैं कि मैं क्या करूँ प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए? तो आपको क्या-क्या ज़रूरत पड़ेगी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए? एक बेसिक क्वेश्चन्स होते हैं, राइट? जो आएँगे सबके मन में। तो हम लोग ये डाल सकते हैं एफएक्यूज़ में। इसके अलावा क्या फॉर्मेट में आप डिलीवर करते हो? तो अभी हो सकता है हम एडिटेबल जो है वो भी प्रोवाइड कर रहे हों, पीएचडी फाइल्स प्रोवाइड कर रहे हों, जो भी प्रोवाइड कर रहे हों, तो वो लिख सकते हो आप कि हाँ, हम सोर्स फाइल देंगे या हम ये देंगे, वो देंगे या नहीं दोगे तो उसके बारे में लिखो, ताकि सामने वाला पहले ही सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर कर ले वहाँ पर। कई लोगों को नहीं पूछना होता है, नहीं बात करनी होती है, सिर्फ जानकारी ले रहे होते हैं। तो पूरा क्लियर कट उनको बता दो कि भाई हमारे गिग में आखिरकार होने क्या वाला है। ये एक फाइवर का सक्सेस रोड मैप है, मैं बता रही हूँ, ये हर बार काम करता है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ अतरंगी सा नहीं है, पर ये मैंने बोला ना एक्सपीरियंस से आती कुछ चीज़ें। अब मैंने इतना टाइम काम किया तो मुझे लग रहा है कि मैंने मतलब इतनी चीज़ों से अचीव किया है। आज की डेट में मेरे 14-14 गिग्स हैं। मेरे अब क्योंकि लेवल 2 सेलर बन जाने के बाद या फर्स्ट आप बढ़ते जाते हो तो आपको गिग्स के ऑप्शन बढ़ाने का मौका मिलता है। आप 7 से 14, 14 से 21 गिग्स बना सकते हो, राइट? तो अब मैं अपनी चांसेस 21 टाइम्स ज़्यादा कर लूँगी, अगर हमारे गिग्स हम जो है यूटिलाइज़ करें। कई लोग 2 ही गिग्स बनाते हैं, उनका उसी में काम चल जाता है। तो मैं तो बहुत यूटिलाइज़ करती हूँ, जितने गिग्स की अपॉर्च्युनिटीज़ मुझे मिल पाती हैं। बाकी आउटसोर्स कर देना काम अगर नहीं संभल रहा है तो, दो लोगों को दे देंगे, लेकिन लेकर के तो आओ काम। तो उसके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए जो है हमें इस तरीके से यूटिलाइज़ करना होता है। इन द एंड इट्स ऑल अबाउट योर वर्क। आपका कितना अच्छा काम है, उस पे डिपेंड करता है। और नहीं तो एक आध बार तुक्के तड़ाके में अगर बजट नहीं है और आप उनके बजट में आ रहे हो तो वो आपको वैसे भी काम दे देते हैं वाला सीन भी हो जाता है। तो ऐसे भी हो जाता है। ओके, तो बहुत कुछ मुझे समझ आया। इसमें से मेरे को एक चीज जो आपने बोला कॉम्पिटिशन एनालिसिस करना है, तो वो कैसे करना है, और दूसरा आपने कीवर्ड्स वाला बोला, उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताना। मतलब वीडियो मैंने देखे हैं आपके, बट स्टिल अगर आपके पास अभी दिमाग में कुछ ऐसा आ रहा है जो अलग से, तो वो बताना। और दूसरा इसका जैसे आपने बोला कि आउटसोर्स कर देना, ठीक है,
तो अब मैं आउटसोर्स तो तब कर पाऊंगी जब लाइक मेरे पास खुद इतना सारा काम होगा कि मैं आउटसोर्स कर पाऊँ। तो अगर हम्म, जस्ट इन केस मैं कभी फ्यूचर में करती हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, या अगर मैं किसी का बनना चाहती हूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप हो, ठीक है, आप हम्म। आउटसोर्स करना चाहते हो और मैं आपके साथ वर्क करना चाहती हूँ, कोलैबोरेट, ये बहुत अच्छी बात होगी अगर मुझे मिलता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब दोनों वे बताइए मुझे आप। देखो, जहाँ पर लोग एक्टिव रहते हैं वहीं पे आउटसोर्सिंग के बारे में अब इंसान कहीं से तो हायर करेगा। फॉर मी, मैं अगर फाइवर पे काम करी तो वो फाइवर 20% डिडक्ट करता है। मैं अगर किसी से पैसे ले रही हूँ और वहीं पे किसी को हायर करूंगी तो एक वाइज डिसीजन नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो मैं क्या करूंगी, मैं तो लिंक्डइन पे जाऊंगी हायर करने। मैंने अभी पोस्ट निकाली थी, ये महीने में मैंने 2 बार पोस्ट निकाल चुकी हूँ कि मैं इसको हायर करी हूँ, मैं उसको हायर करी हूँ। तो डिपेंड करता है कि भाई आप उस इंसान से अगर कनेक्टेड रहोगे जिसके चांसेस हैं हायर करने के, तो आपको अपॉर्चुनिटीज वहां से मिल जाएंगी। हम्म। और दूसरी चीज है, आउटसोर्स करने के लिए सबसे बढ़िया काम यही रहता है, इंसान हायर कर लेता है 2-4 लोगों को एज ऑन फ्रीलांस बेसिस। तो वही, मैं तो घर जैसे इंसानों को थोड़ा बहुत हायर करके रख लेती हूँ। अगर मेरे पास उस मोमेंट पे काम नहीं भी है, तो अगर मुझे फ्यूचर में आता है तो मैं मेरे मेल्स पुराने पड़े हुए चेक करती हूँ कि यार किसी ने भेजा होगा, तो अगर कोई मिल रहा है तो, और अगर फिर भी नहीं मिल रहा है तब मैं लिंक्डइन पे जाती हूँ, पोस्ट डालती हूँ कि यार कुछ है नहीं। तो आप मेल्स में, किसी के मेल्स में आप उनको अप्रोच कर सकते हो। अगर आपको किसी के साथ काम करना है तो आप बोल सकते हो कि आई वांट टू वर्क एज एन इंटर्न विद यू, या जो भी। और इसके अलावा आप जो है लिंक्डइन पे जाकर के लोगों को फॉलो कर सकते हो, वहां से कर सकते हो। तो ये आउटसोर्स में आप लोगों से जुड़ सकते हो और उनका हिस्सा बन सकते हो, उनकी एजेंसी का या जो भी वो टीम है उनका हिस्सा बन सकते हो। एक ये तरीका होगा। इसके अलावा एक और बढ़िया तरीका क्या हो सकता है, थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा बस सोशल मीडिया पे, यही बहुत बढ़िया तरीका हो सकता है। इसके अलावा तो और कोई तरीका है नहीं। बाकी हमारा, अगर हम फ्रीलांसिंग वेबसाइट से ले रहे हैं काम, तो एक ये तरीका है कि आपने जो है, अगर आप अपवर्क पे आउटसोर्स कर सकते हो, मतलब आपने फाइवर से काम उठाया, आप अपवर्क पे जाकर के आउटसोर्स कर सकते हो। तो वहां से आपको जो है आपको थोड़ा सा विजडम मिलेगा अपनी उसका, कि भाई कितने भी प्राइस पे, कितने भी उस पे आपने पहले अपना बजट डिफाइन कर दिया, पहले ही सब कुछ चीजें कर दी। कोई अग्री होगा तो आपको प्रपोजल भेजेगा, और अगर फिर अच्छा लगा तो फिर आपने ले लेना है, वो नहीं लगा तो फिर उसको आप रहने दोगे, राइट। तो ये पूरा प्रोसेस होता है आउटसोर्स का। ओके। और हाँ, कंपटीशन एनालिसिस और क्या बता रहे, कीवर्ड वाला, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, कीवर्ड वाले में कोई दिक्कत नहीं है। कीवर्ड वाले में तो मैं इतना नहीं डिफिकल्ट करूंगी उसको आपके लिए। आप बस इतना सोचो कि आप आते तो क्या सर्च करते हैं। मेरे को अगर रील्स एडिट करवानी है तो मैं वीडियो एडिटिंग सर्च करूंगी, और क्या सर्च हम्म। करूंगी, और क्या सर्च कर सकती हूँ, रील्स सर्च कर सकती शॉर्ट्स, हूँ, शॉर्ट सर्च। रील्स। हाँ। कॉमन, हमारे जैसा ही इंसान हाँ। सर्च करने वाला है। 10-12 कीवर्ड्स की लिस्ट बनाए, देन गो एंड सर्च। उनका नंबर देखो कि कितने कितने नंबर्स हैं उनके, कितने कितने जो है गिग्स उन पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। जिन पे थोड़े बहुत कम गिग्स अवेलेबल हैं, उनको मेन कीवर्ड बना करके, हीरो कीवर्ड बना करके टारगेट कर सकते हैं। वैसे तो 3-4 तरीके के कीवर्ड्स होते हैं, बट पॉपुलर जो है 2 होते हैं, लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल। शॉर्ट हम्म। टेल कीवर्ड से बेटर है कि हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को जो है टारगेट करें, ताकि उसमें ऑलरेडी शॉर्ट टेल कीवर्ड्स इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, हम्म। और हमारा हीरो कीवर्ड जो है, जो हमने सर्च किया है, जिसे हमें टारगेट करना है, हम उसे भी टारगेट कर पाते हैं। तो ये तरीका हो गया एक तो सिंपल कीवर्ड रिसर्च का, बहुत ही इजी और इफेक्टिव भी, क्योंकि हम बिल्कुल ही यूजर सेंट्रिक होकर के सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज। अगेन इट्स ऑल अबाउट पॉसिबिलिटीज। मैं टूल्स नहीं प्रेफर करती हूँ, ना मैं यूज करती हूँ। डेटा पुराना हो जाता है कई बार, टूल्स उतने अच्छे से काम नहीं भी करते हैं। तो हम खुद पे डिपेंडेंट रहे तो ज्यादा अच्छा है, वाला सीन है। उसके अलावा दूसरा जो आपने पूछा है, क्या पूछा था दूसरा? दूसरा क्या बोले, कीवर्ड और कंपटीशन एनालिसिस हम दोनों सेम बता दिया ना। कंपटीशन कॉम्पिटिटिव। एनालिसिस का। हाँ, हाँ, 2 तरीके से होता है। एक तो मैंने बताया आपको वही स्वॉट एनालिसिस, SWOT, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। वो एक अपन वो कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे तरीके से कर सकते हो, अपने गिग इमेजेस के लिए किया जाता है ज्यादातर, मतलब मैं करती हूँ ज्यादातर, कि अगर मेरी गिग ये 8 गिग्स ऊपर है, 8 गिग्स नीचे और बीच में मेरी गिग्स आ रही है, तो कोई मेरी गिग पे क्लिक करेगा क्या? तो उस लेवल का गिग हमें बनाना होता है, गिग का इमेज। अब जब देखोगे ना, अगर थंबनेल्स के लिए भी अगर आप सर्च करोगे फाइवर पे और जाओगे, तो भले ही अंदर का कैसा भी हो, जो फर्स्ट गिग इमेज बना हुआ है वो इतना जबरदस्त बनता है, आपकी आंखें मतलब स्टेबल नहीं हो पाएंगी। हायरार्की इतनी गजब होती है सबकी, मतलब ऐसा लगता है इस पे चले जाओ, उस पे चले जाओ, सभी अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। एक हम्म। चीज पे आपका अटेंशन नहीं जाएगा उस टाइम पे। तो अब उसमें हम अटेंशन ग्रैब कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, उसके लिए एनालिसिस किया जाता है। तो उसमें कॉमन पॉइंट्स निकालती हूँ मैं ज्यादातर। मैं कैसे करती हूँ वो बता रही हूँ, कि भाई सबने कैसे किया हुआ है। किसी ने कंपैरिजन वाले जो है गिग इमेजेस ज्यादा यूज किए हुए हैं, बिफोर आफ्टर वाला। ज्यादातर वीडियो एडिटिंग्स में, रील्स शॉर्ट्स में ये वाली चीजें ज्यादा यूज होती है। इसके अलावा फोटो एडिटिंग में भी ज्यादातर लोग करते हैं ये बिफोर आफ्टर वाला, तो वो ज्यादा क्लैरिटी देता है और अट्रैक्ट भी करता है, सिंपल मिनिमल अच्छा। थंबनेल्स के केसेस में क्या होता है, लोग बाग बहुत सारे थंबनेल्स लगा देते हैं एक ही बार में, तो वो ऐसा लगता है कि क्या खतरनाक सा काम हुआ है। एंड देन सम थोड़े नियॉन आइकन्स और इस तरीके की चीजें, तो फिर मैं वो नोट करती हूँ कि अच्छा ही क्या हुआ है। तो अगर मैं ये सारी चीजें नहीं करूंगी, तो फिर मैं इन लोगों से पीछे ना रह जाऊं।
तो अब मैं 2-4 गिग्स जो है अपनी बना करके रखती हूँ, देखती हूँ कि भाई मेरे पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं, मैं किस तरीके से स्टैंड आउट कर सकती हूँ उस मार्केट में, उन 8-10 लोगों में जो ऊपर आ रहे हैं। नीचे का तो छोड़ ही दो अभी, ऊपर के जो 10-12 गिग्स हैं उन्हीं में हम कैसे स्टैंड आउट कर सकते हैं, उस चीज़ को फिगर करने के लिए थोड़े से लिखने होते हैं पॉइंट्स कि हाँ, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये चीज़ें कमी हैं, ये और हम इम्प्रूव कर सकते हैं। किसी भी डिज़ाइन में सबका देखने का नज़रिया अलग होता है, तो हम देख सकते हैं कि हमें क्या अच्छा लग रहा है। हम क्योंकि इन द एंड हमारी गिग है, हमें भी अच्छी लगनी चाहिए, ठीक है? तो हम उसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं, मेरा अपना टच कैसे दूँ मैं उसमें, वो सारी चीज़ें कंसीडर करते हुए फिर गिग इमेज बनाई जाती है। ग्रेट। हुँ। हम्म, बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, आप थक तो नहीं गए? नहीं, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो आई इसलिए हूँ। अच्छा, तो इसके अलावा मेरा क्या क्वेश्चन था? हाँ, जैसे प्राइसिंग को लेके कि अपन प्राइसिंग कैसे सेट करें कि अपन बिगिनर लेवल पे हैं तो उस हिसाब से बताइए। और कैसे हुँ। अपन जैसे आगे जाएँगे तो कैसे उस हिसाब से उसको चेंज करना रहता है? वैसे तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ देयर आर नो राइट और रॉन्ग प्राइसिंग इन फ्रीलांसिंग। आप कितनी मर्ज़ी चार्ज कर सकते हो। दुनिया भर के लोग उल्टा-सीधा भी चार्ज कर रहे हैं, मतलब उसका बनता भी नहीं उतना, उतना भी चार्ज कर रहे हैं कई लोग। तो आपकी आत्मा क्या इजाज़त दे रही है उतना चार्ज करो। इस पॉइंट पर आने के बाद मैं किसी-किसी डिज़ाइन्स का बहुत ज़्यादा भी चार्ज कर सकती हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि उसका उतना बनता है तो मैं नहीं चार्ज करती हूँ। थोड़ा-सा फिर अगेन यही चीज़ आ जाती है कि आप थोड़ा मार्केट देख लो कि लोग कितना चार्ज कर रहे हैं। तो मार्केट में बहुत फ्लक्चुएशन है प्राइसिंग को लेकर के। वही बैनर आपको कई लोग मतलब इंडिया में ₹100 का भी बेच करके देंगे कि हाँ, ₹100 बना दे रहे हैं, हो गया वो वाला सीन। और वही सेम बैनर कोई प्रोफेशनल मतलब अगर बनवा रहे हो, ऐसा नहीं वो नहीं प्रोफेशनल है बट प्राइसिंग का है, ठीक है, कोई बात नहीं है, सब अलग-अलग चार्जेस करते हैं। तो कई लोग वही चीज़ का ₹3000 चार्ज करेंगे, कई लोग ₹30,000 चार्ज करेंगे एक बैनर का। तो मुझे लगता है कि यार 3500 ₹4000 ठीक है एक बैनर का, तो मैं वो प्राइस चार्ज करूँगी। बहुत लो भी नहीं, बहुत हाई भी नहीं। तो हमारा एक लो लिमिट और एक अपर लिमिट पकड़ करके आप चल सकते हो। इनके बीच में आपको लगता है कि शफल कर सकते हो आप प्राइसिंग कि हाँ, ये प्राइसिंग जो है वो बेटर रहेगा या बेस्ट रहेगा हमारे डिज़ाइन के लिए। तो मैंने बोला वैरायटी प्रोवाइड करो, सब तरीके के ग्राहक आते हैं। किसी को आप किसी लोग कई लोग ऐसे सोचेंगे कि यार इतना कम प्राइस है शायद वो क्वालिटी नहीं होगी, इसलिए वो आपको ऑर्डर नहीं देंगे। कई लोग सोचेंगे कि यार इतना कम अफोर्डेबल प्राइस है लेट्स गिव देम अ ट्राई और फिर उस बेसिस पे वो आपकी क्वालिटी को जज करेंगे। तो डिपेंड्स टोटली डिपेंड्स सामने वाले के ऊपर। तो उसका सोच के हमको कभी प्राइसिंग रखनी ही नहीं है क्योंकि दिमाग का इंसान मतलब इंसान का दिमाग है, दिमाग का इंसान है। हुँ, इंसान का दिमाग है, कुछ भी सोच सकता है वो, राइट? तो इसीलिए हम जो है अपने हिसाब से प्राइसिंग करेंगे, भई हमको जो ठीक लगेगा और मुझे लगता है कि भई ₹3500 सही है, तो सही है। वो हम प्राइसिंग उस हिसाब से रखेंगे। उसका कोई राइट और रॉन्ग चीज़ नहीं है। आपको लग रहा है इतना रखना चाहिए, रख लो। ऐसे थंबनेल्स का इंडिया में अगर देखा जाए तो ₹100 की थंबनेल, ₹200 की, ₹300 की, ₹400 की, ₹500 की, ₹600 की, 700, 800, 900, 10, 1000 इस रेंज में ही चलती है। 100 से स्टार्ट होती है, 1000 तक जाती है। कई लोग ₹1500 भी चार्ज कर रहे हैं, बट वो फिर एक्स्ट्रा प्रीमियम में जाता है, अगर इंडियन क्लाइंट के बारे में अगर हम बात करें तो। तो इस रेंज में है और अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो ज़्यादातर लोग आपको ट्राई करने के लिए हाँ भी कह देंगे। ज़्यादातर लोग जो है मतलब बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे भी क्रिएटर्स हैं जो इस रेंज में ही देना पसंद करते हैं पैसे 100 से 1000 के में फॉर अ थंबनेल, ठीक है? वो चीज़ हो जाती है। हालाँकि थंबनेल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बट स्टिल ये प्राइसिंग है इंडिया में, मैंने देखा है जितना। बाकी कई लोग 3000 भी चार्ज करते हैं, कई लोग 4000 भी चार्ज करते हैं। बट फाइवर पे भी अगर देखा जाए तो $5 में मतलब ₹350 इज़ अ गुड प्राइस। तो ये सब चीज़ों से हमें अंदाज़ा लग जाता है कि हम अगर प्लेस करें हमारी गिग को तो हम मतलब हमारी थंबनेल सर्विस को एज़ अ बिगिनर हम स्टार्ट करें तो शायद ₹350 जो प्राइस है वो अच्छा रहेगा। हमें इतना अंदाज़ा लग जाता है। एकदम से 1000 भी नहीं जाएँगे, 2000 भी नहीं जाएँगे। थंबनेल बनानी है, हमें कितना टाइम लग रहा है, हम कैसे टूल्स यूज़ करें, हम कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए देन यू हैव टू फिक्स द प्राइस। तो मतलब अपन को एक बैलेंस लेके चलना है, एकदम लो भी नहीं और एकदम हाई भी नहीं। और यस, बिगिनर में तो बैलेंस ही बेस्ट है। यस, यस, यस। जस्टिफाई कर पाओ कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। हाँ, वो ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है आखिरी में तो। आपका काम आप जिससे आपका क्वालिटी आप प्रोवाइड कर पाओगे ना, आपको खुद को लगना चाहिए यार मैंने मेहनत की है तो इतना मिल जाना चाहिए। और आपको लग रहा है कि आपने फटाक से 10 मिनट में करके दे दिया तो फिर ठीक है, ₹200 भी ठीक है फिर तो 10 मिनट में ही तो हो गया। वो वाला सीन है। अच्छा, तो जैसे अपन ने फ्रीलांसिंग का किया, तो मैंने कभी फ्रीलांसिंग की नहीं है। मैं पहली बार ही मतलब जैसे इंटरेक्शन हो रहा है फ्रीलांसिंग के बारे में, कोई आइडिया नहीं है। हुँ, तो मैं हुँ। आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि फ्रीलांसिंग अगर मैं फुल टाइम करूँ, लाइक मैं अभी एक 9 टू 5 जॉब में हूँ। ओके। लेकिन अगर मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ और अभी तो मैं सोच रही हूँ कि मतलब इसमें ट्रांजिशन ले रहा है तो मैं साथ-साथ में करूँगी ऐसा हुँ, और हुँ। फिर मैं जैसे अब आप तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आप पूरे फ्रीलांसर हो मतलब फुल टाइम फ्रीलांसर हो। हुँ, तो हुँ, हुँ। मतलब इतना पता नहीं है बट मैं ऐसे अज्यूम कर रही हूँ कि फुल टाइम फ्रीलांसर हो हुँ। ऐसा।
तो उस हिसाब से आप मुझे बता सकते हो कि क्या अप्स एंड डाउन्स आते हैं फ्रीलांसर की जिंदगी में, एंड क्या ये वायबल है? लाइक अगर मुझे एक फिक्स इनकम की जरूरत है, मैं ऐसी फैमिली से, तो मुझे फिक्स इनकम की जरूरत है कि लाइक मुझे चाहिए कि एटलीस्ट मेरे पास 50,000 हर महीने आना चाहिए, ऐसा ऊपर नीचे चलता है बट इतना मेरा ऐसा है कि मुझे चाहिए इतना इनकम। तो फिर ऐसे में ऐसे इंसान को क्या फ्रीलांसिंग के बारे में सोचना चाहिए? मतलब सोच तो सकता है बट क्या लॉन्ग टर्म में क्या ये प्लॉजिबल चीज है कि नहीं, ऐसा पूछा था अभी। तो आई एम नॉट अ फुल टाइम फ्रीलांसर। मैं मेरी पढ़ाई के साथ ही कर रही हूँ, अभी मेरी ग्रेजुएशन है और अब मैं दोबारा फिर पढ़ने वाली हूँ कुछ कुछ, अभी अलग ही सीन चल रहा है, तो पढ़ाई लिखाई तो छूटेगी नहीं, तो आई एम अ स्टूडेंट, मैं यही बोलूंगी अभी फिलहाल, और उसी के साथ सब कुछ चल रहा है। तो फुल टाइम फ्रीलांसिंग में और पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग में ज्यादा कुछ अंतर नहीं होता है। यू आर वर्किंग 24/7। आप अगर इन सब फील्ड में जा रहे हो तो 9 to 5 जॉब बोलने के लिए होती है कि हम थक गए 9 to 5 में। फ्रीलांसिंग इज इवन मोर डिफिकल्ट। आपने बस ये है कि आप उस चीज में काम कर रहे हो जिसमें आपको मजा आ रहा होता है। अगर आपका नहीं है तो आप नहीं सर्वाइव कर पाओगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि बहुत चेंजेस आते हैं, बहुत रिविजन आते हैं, बहुत क्लाइंट्स की मचमच होती है, एंड यू हैव टू फिगर। आपका जॉब में क्या होता है, आपको पता है कि जाना है, आना है, काम करना है, और आपको हर महीने की पहली तारीख को तनख्वाह मिलेगी। इन फ्रीलांसिंग पैसे की लिमिट भी नहीं है, तो ये एक मतलब सेम टाइम पे ये नुकसान भी है और फायदा भी है कि लिमिट नहीं है तो आप जितना मर्जी कमा सकते हो, और लिमिट नहीं है तो हो सकता है फिर कुछ ना ही भी मिले, ऐसा वाला सीन हो जाता है। तो अगर आप जॉब में जाना चाहते हो तो मेरा मानना यह है कि अगर आप एक स्टेबल इनकम आपके एक्सपेंसेस के 2x जनरेट कर पा रहे हो, जैसे कि आज के डेट में अगर मैं मानती हूँ मेरा खर्चा पर महीने का 25,000 रुपए महीना मेरा खर्चा है, मेरा खर्चा है, ठीक है, सब चीजों को मिला करके, तो इसका ट्वाइस अगर मैं नहीं कमा रही हूँ फ्रीलांसिंग से, तो मुझे जॉब छोड़ने का कोई अधिकार नहीं है, मैं नहीं छोड़ सकती हूँ उसको। तो वो स्टेबिलिटी लाने के लिए कि भाई 50,000 रुपए महीना अगले 6 महीने तक अगर श्रुति राजपूत ला पा रही है, तब तो वो अपनी जॉब छोड़ने के बारे में सोचेंगी, क्योंकि आप स्केलेबिलिटी के पॉइंट पे आ जाते हो आप कि हाँ ठीक है, ये तो फिक्स कर लिया ना हमने, और वो सिस्टम बनाना पड़ता है उस चीज के लिए। हर बार एक नया क्लाइंट ढूंढना फ्रीलांसिंग नहीं होती है। आप हर दिन जाओगे, एक नया क्लाइंट ढूंढोगे, उसको ऑनबोर्ड करोगे, उसको समझाओगे, वो आपकी प्रोसेस समझेगा, फिर पेमेंट का, इसका उसका, ऐसे नहीं फ्रीलांसिंग हो पाएगी। तो बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ आप काम करो, पर आपके पास कुछ क्लाइंट्स ऐसे होने चाहिए जो कि आपके घर के क्लाइंट्स हो जाएं, कुल मिला करके, जो आपको हर महीना काम दे रहे हों, तब तो मजा है फ्रीलांसिंग का, क्योंकि आपके पास 4-5 ऐसे क्लाइंट्स रहेंगे जो हर महीना काम करेंगे, और आप जो है हर महीने एक एक ऐसा क्लाइंट और जोड़ते जाओ, तो आपकी इनकम में इंक्रीज आता जाएगा। मान लो आपके पास एक क्लाइंट है जो आपको 20,000 रुपीज पर मंथ पे कर रहा है फॉर डिजाइनिंग सम पोस्ट, ठीक है, उसने मंथली आपको पेमेंट रखा हुआ है। अब आपके पास अगर 10 क्लाइंट्स ऐसे आ जाते हैं तो फिर आपके बल्ले बल्ले है, फिर आपको कोई टेंशन नहीं है, फिर आप हर महीने एक एक बढ़ाते जाओ, थोड़ा थोड़ा काम आउटसोर्स करते जाओ, दिस विल बिकम योर सिस्टम, राइट। लेकिन अगर आपके पास आप टुकड़ों में काम ले रहे हो, आपने एक पोस्ट का $5 ले लिया, फिर आपके उस महीने भर काम ही नहीं है, फिर वो स्केलेबल नहीं है, राइट, उसमें आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। सिमिलर इज विद एनी आर्टिस्ट। अभी जैसे थंबनेल डिजाइनर ही है, तो उसके पास अगर 10-12 यूट्यूब क्रिएटर्स हो गए हैं, उसकी स्टेबिलिटी आराम से आ जाएगी, खुद से आ जाएगी। आउट ऑफ द ब्लू कोई भी क्रिएटर वीडियोस बनाना बंद नहीं कर देगा। वो महीने की 8 वीडियोस भी बना रहा है, तो मुझसे 10,000 रुपए ले रहे हो, 2,000 रुपए ले रहे हो, चलो 1,000 रुपए ले रहे हो, चलो जाने दो, 1,000 रुपए ले रहे हो, दिन का तुम 10 मिनट एक क्रिएटर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, या आधा घंटा एक क्रिएटर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो तुम्हारा आराम से अच्छा खासा निकल रहा है, और उसके बाद तुम्हारे पास फ्री टाइम भी काफी बच रहा है, तो फिर तुम उसको स्केल करने के लिए दिमाग भी लगा पाओगे, भाई कैसे मैं स्केल कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, आज के टाइम पे सब कमा सकते हैं, आप भी कमा सकते हो। ऑनलाइन पैसा कमाना आज जितना ईजी उतना कभी नहीं था, तो सब कमा सकते हैं, पर कंसिस्टेंसी के साथ पैसा कमाना डिफिकल्ट है। हर महीना उतना पैसा कमाना डिफिकल्ट है, फ्लक्चुएशन ना लाना, और मार्केट कैसा भी जा रहा है और आपका उतना पैसा आना इज डिफिकल्ट। तो वो चीज को अगर हम फिगर आउट कर लेते हैं, तब तो आप बिल्कुल छोड़ दो, और इसमें फिर आप आराम से मतलब पूरी जिंदगी बिताओ एज अ फ्रीलांसर, नथिंग टू वरी अबाउट। लेकिन ये चीज को फिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब हमारे पास, वही मैंने बोला, अगर स्किल सेट है कॉम्प्लीमेंट्री, कई लोग ऐसे करते हैं, जैसे अगर मैं UI/UX डिजाइन में जा रही हूँ एग्जाम्पल, और मेरा कोई दोस्त है जो वेब डेवलपमेंट में, तो वी कैन क्रिएट अ गुड पेयर, राइट। अब हम वेब डेवलपमेंट और डिजाइनिंग दोनों की सर्विसेज प्रोवाइड करें साथ में, वी कैन ऑनबोर्ड बहुत सारे क्लाइंट्स, क्योंकि हम दोनों चीजों का एक ही जगह पे सोल्यूशन दे रहे हैं। जो डिजाइन बनवा रहा है वो आपकी डिजाइन का क्या करेगा, डेवलप तो करवाएगा ही ना कहीं ना कहीं, तो ये चीज हो जाती है। अब ऐसे डिजाइनिंग में भी सेम चीज है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, हमको फिगर आउट करना पड़ेगा कि हम कैसे लॉन्ग टर्म में क्लाइंट्स लेकर के आ सकते हैं, कहाँ पर ऐसी जगह है जहां पर रिपीटेटिव वर्क आता हुआ, कौन से ऐसे क्लाइंट्स होंगे जो कि हमसे हर महीने काम लेंगे ही लेंगे। तो जब हम एक बार वो फिगर आउट कर लेते हैं ना, कि हमने खुद का कहना चाहिए रोड बना लिया कि हमारे पास हर महीने यहाँ से पैसा आएगा,
फिर आसान पड़ जाती है फ्रीलांसिंग, फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिलने की ज़रूरत नहीं है, आपके जो 4-5 क्लाइंट्स हैं, वही आपकी नैया ऐसे पार लगवा देंगे। तो वही बस वही एक ज़रूरत होती है। ओके, तो मुझे ना अभी जब आप बोले थे तो उसी से क्वेश्चन आया एक चीज कि जैसे अपन ने मतलब अपन को चाहिए कि हाँ रिटेन करेंगे तभी अपना सस्टेनेबल इनकम आएगा, तो हुँ, आई गॉट इट। ओके, हुँ, लेकिन जैसे क्लाइंट्स का आपने बताया, जैसे फाइवर तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वो फिर भी मतलब अपन ऐसा रहता है कि वो एक अपने को एक मीडिएटर है कि चलो ठीक है पैसे तो मिलेंगे ही अगर अपन ने चूज किया तो। हुँ, हुँ, बट जैसे अपन खुद से जाते हैं, जैसे अपन लिंक्डइन के थ्रू जा रहे हैं और वो वाला चक्कर बस चल रहा है कि पैसे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, या फिर कुछ होते हैं क्लाइंट्स जो मैंने सिर्फ सुना है, सब सुनी सुनी बातें, कुछ आइडिया नहीं है, सिर्फ सुना है मैंने लिंक्डइन पे ही हुँ, कि ऐसा होता है कि वो देते नहीं है या देते समय बहुत परेशान करते हैं, ऐसा वाला भी सीन किसी के साथ बहुत बुरा बुरा सीन भी सुना है मैंने हुँ, ऐसा। हुँ, और जैसे अगर अपन को कोई लॉयल मिल गया, लाइक अपन को कुछ क्लाइंट पसंद आ गया, तो अपन आपको क्या लगता है कि क्या तरीके होते हैं जिससे अपन उसको रिटेन कर सके? जैसे कि एक तो मुझे समझ आता है कि आप अच्छे से बात करो, वो जो पूछे वो उसका रिप्लाई करो, वो चीज मुझे समझ आई। उसके अलावा कुछ और अगर ट्रिक्स हो, या जैसे अपन फाइवर को ही ले लेते हैं, तो अगर उसमें अपना कोई क्लाइंट बना है एंड वो अच्छा क्लाइंट है, अपन को पसंद आ रहा है, उसको अपना काम पसंद आ रहा है, तो उसको कैसे रिटेन करना है, तो उसके लिए टिप्स। हाँ, बहुत सारे तरीके हैं। देखो अभी जैसे मैं मेरा एग्ज़ाम्पल दूँ, तो कोई क्लाइंट आया आपसे सोशल मीडिया का पोस्ट बनवाने, अब वही है सर्विस भी वैसी होनी चाहिए जिसकी बार-बार ज़रूरत पड़े। तो कंटेंट तो हाँ, हर जगह डालना होता है तो हाँ, अपन एज्यूम करके रखते हैं कि अपन हाँ, ऐसी सर्विस के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो अभी मेरे पास कोई क्लाइंट आया सोशल मीडिया क्लाइंट, ठीक है? हम्म, उसको डिज़ाइन बनवानी है, अब वो महीने की 20 पोस्ट माँग रहा है, मतलब उसको डालना होता है। अब मैंने ऑब्वियसली इंस्टाग्राम हैंडल पता चल जाएगा कहाँ पे है, क्या है, क्योंकि वो मुझसे काम करा रहा है उस बारे में। तो थोड़ा-सा जज-वज करने के बाद, थोड़ी-सी स्टडी करने के बाद फिर मैं उसको बोल सकती हूँ कि यार अपन $30 एक कराउज़ल का अगर आप दे रहे हो तो आई कैन वर्क फॉर यू। मैं आपको 20 जो है कराउज़ल प्रोवाइड करूँगी इतने-इतने रुपीज़ में पर मंथ का हम लोग डील कर लेते हैं, लेट्स डू इट। तो वो भी एग्री करेगा, उसको प्रॉफिट हो जाएगा $10-20 का और हमें हम्म, जो है एक मंथली क्लाइंट मिल जाएगा। अगर वो काम कर गया देन वी कैन रिटेन द क्लाइंट, फिर हम उसको सीधा 6 मंथ का ऑफर कर सकते हैं। उसमें थोड़ा बहुत और डिस्काउंट दे देंगे, तो हमारे 6 महीने के लिए वो क्लाइंट बन गया। एंड द प्रोसेस इज़ कि भई 50-50% का जो है एडवांस आप ले लो। वैसे तो फाइवर में से कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, पूरा पैसा आ जाता है। तो अगर आप लिंक्डइन वगैरह पे कर रहे हो तो हाँ, हाँ, 2-3 तरीके होते हैं पैसे लेने के। एक तो पहले पूरा अपफ्रंट होता है कि पहले दे दो फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो वो क्लाइंट रिस्क पे होता है, इसलिए वो कई लोग जो ट्रस्ट नहीं करते हैं आपके ऊपर या आपकी अच्छी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं है या आपको नहीं जानता है कोई इंसान, आप फेमस नहीं हो उतने अपने काम को लेकर के, देन स्टार्ट कि भई सामने वाला आपको अपफ्रंट पेमेंट दे दे। पर आपका अगर अच्छा खासा सोशल प्रूफ है, आपकी ब्रांडिंग है, तो लोग दे देते हैं पहले ही कि तुम रखो श्रुति और काम करके दे दो वाला सीन। तो वो आ जाता है, समय के साथ आता है, आप अपनी अथॉरिटी बना लेते हो। दूसरा सीन होता है 50-50 वाला, टेक द 50% पहले ही, उसके बाद आधा काम होने के बाद 50% फिर से और फिर पूरा काम करके देंगे। एक होता है 25-50-25, पहले 25% ले लो, थोड़ा काम करके दो, बीच में 50% और आखिरी में काम के बाद 25%। तो ये भी एक प्रोसेस है। वैसे 50-50 वाला काम कर जाता है, तो ये करना ही होता है। मतलब ये बेशर्म करके हमारे हक के पैसे माँगने होते हैं हमको कि भई पैसे तो दो, तब तो काम स्टार्ट करेंगे वरना नहीं कर पाएँगे। सॉरी। सैंपल की बात अलग होती है, सैंपल ज़रूर देने होते हैं। सैंपल के लिए अगर हम्म, आप करा रहे हो तो फिर वही हो जाता है, आपका माइंड से समझ में आ जाता है, आप पैसे वाले माइंडसेट के हो, लर्निंग माइंडसेट नहीं है आपका। आपको सीखना ही नहीं है ना, आपको काम करना है। और ओपन टू फीडबैक रहना होता है। कई क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि यार बहुत ही परेशान करते हैं, ये भी कर दो, वो भी कर दो, ऐसा भी, वैसा भी। तो सबसे डील करना होता है। आपका मेंटल पीस अगर डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, तब तक ही करो, नहीं तो फिर छोड़ दो। बहुत क्लाइंट हैं ऐसे, मतलब बहुत लोग हैं ऐसे जिनके साथ आप काम कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका थोड़ा-सा आप ध्यान रख सकते हो। इनको रिटेन करने के लिए यही है, आपके पास एक ऑफर होना चाहिए, जिस ऑफर को जो है आप थोड़ा-सा प्रेज़ेंट कर पाओ और वो एक कहना चाहिए नो ब्रेनर ऑफर होता है। सामने वाले को दिमाग ही ना लगाना पड़े कि यार प्रॉफिटेबल ही है, ऐसा वाला सीन हो जाना चाहिए। तो नो ब्रेनर ऑफर बनाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है क्योंकि हमें खुद नहीं समझ में आता हम कैसे उसको बनाएँ। लेकिन मेरे हिसाब से एक नो ब्रेनर ऑफर अच्छा ऑफर क्या रहेगा कि जिसमें बहुत सारी चीज़ें मिल रही हों, थोड़ी बहुत चीज़ें फ्री की भी मिल रही हों। ऐसे ऑफर्स चलते हैं ना कई बार, ये भी मिल रहा है, वो भी मिल रहा है, टीवी पे ऐड आ रहा है, इतने परसेंट ऑफ, इतने परसेंट ऑफ, तो फिर लोग ले लेते हैं। तो वैसे ही एक नो ब्रेनर ऑफर हम कैसे बना सकते हैं? हमें पता है नो ब्रेनर नहीं है वो, मतलब हमें पता है कि उसमें हम सब चीज़ों के पैसे वसूल कर रहे हैं, बट हम प्रेज़ेंट ऐसे कर रहे हैं कि सामने वाले को लगे कि यार बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं एंड द प्राइस इज़ बढ़िया, तो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं इतना प्राइस। तो मान लो मैं $600 पर मंथ का जो है क्लाइंट क्लोज़ करने की कोशिश कर रही हूँ फॉर डिज़ाइनिंग सर्विसेज़, ठीक है? कि मैं इतने-इतने डिज़ाइन बना कर के दूँगी, इसमें मैं आपको 20 कराउज़ल दूँगी, बोल दिया मैंने 20 कराउज़ल दूँगी। कितने पेज की दूँगी वो नहीं बताया मैंने, पर मैं 20 दूँगी, ठीक है? 10 स्टोरीज़ दूँगी, 10 ये दूँगी, 10 वो दूँगी, ऐसे कर मैंने 100-150 पोस्ट का पैकेज बना कर के रख दिया है। नाउ हमें पता है कि स्टोरीज़ बनाना इज़ नॉट अ बिग डील।
फटाक से बन जाती है, वो एक स्टोरी बनती है और उसमें क्या ही करोगे आप। तो वो एक तरीके से फ्री एसेट है, पर वो क्वांटिटी बढ़ाने में ज्यादा हेल्प कर रहा है, वो दिखाने में ज्यादा सुंदर लग रहा है। मेहनत आपकी जाएगी कराउजल्स के लिए सबसे ज्यादा, राइट। तो हमने उसको पहले लिख दिया, हम उसका पैसा तो चार्ज कर ही रहे हैं, और बाकी जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करना है, जो नो ब्रेनर ऑफर बनाना है, उसके लिए हम जो हल्की फुल्की चीजें जो हैं हम उनको ऐड कर सकते हैं एडिशनल। उसमें फिर लिख सकते हैं हाई क्वालिटी इमेजेस, HQ इमेजेस और ये और वो, मतलब दुनिया भर की चीजें थोड़ा बताने के लिए कि भाई हाँ भारी भरकम पैकेज है, और रिविजन्स मिलेंगे, अनलिमिटेड रिविजन अंटिल योर सेटिस्फैक्शन। लोग ऐसे ही प्रेजेंट करते हैं अपने आप को। तो वो करने के बाद सामने वाले को लगता है नहीं यार बहुत मिल रहा है, $600 में नहीं देता इतना कोई, तो फिर वो आपको हाँ बोल देगा, तो वो सीन हो जाता है। तो इस तरीके से आप एक नो ब्रेनर ऑफर बना सकते हो, अगर आपको ऑन द स्पॉट ही अगर किसी को हाँ करवाना है तो ये काम कर जाता है, मेरे लिए भी कर जाता है, तो आपके लिए भी कर जाएगा। ओके, ये ना मेरा एक क्वेश्चन है जो कि कोई रिलेशन नहीं है अपन जो भी बात करें उससे, वो ये है कि एक्चुअली फाइवर में ये जो होते हैं, जो बायर्स होते हैं, वो होते कौन है? लाइक जैसे आपने यूट्यूब वाला तो बताया, तो मुझे आइडिया हो गया कि चलो जैसे जो यूट्यूब बनाते हैं वो, उसके अलावा कौन होते होंगे सेलर्स जो जिनको जरूरत होती है? कौन ऐसे लोग हैं जो कैनवा में खुद नहीं बना सकते और हम लोग से मांगते हैं? ये मेरा ना मतलब वैसा वाला क्वेश्चन थोड़ा स्टूपिड है, बट मेरे को हमेशा ये दिमाग में आता है। नहीं स्टूपिड नहीं है यार, बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है, और मुझे लगता है सबको ही आता हुआ क्वेश्चन ये दिमाग में। सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप प्रोवाइड कर रहे हो सर्विसेज, मैंने बोला ना सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं है, पहली चीज तो सबको वो भी नहीं आता है जो आपको आता है, आपको लगता है कि आता होगा। दूसरी चीज, सबके पास टाइम नहीं है। जब आपके पास पैसा होता है ना, तब आप टाइम खरीदने की कोशिश करते हो, और जब आपके पास टाइम होता है तब आप पैसे बनाने की कोशिश करते हो। तो अभी इस मोमेंट में हमारे पास पैसे नहीं है, टाइम है, तो हम वो टाइम के बदले में मनी को ट्रेड कर रहे हैं, राइट। तो सिमिलरली कुछ लोग हैं जिनके पास टाइम नहीं है, तो वो क्या करते हैं, मनी को ट्रेड करते हैं। तो हम लोग उनका कहना चाहिए एक जरिया है। अब जैसे आपके पास काफी काम आ जाएगा, तो आपके लिए टाइम इंपॉर्टेंट रहेगा उस टाइम पे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, थोड़े बहुत पैसे दे करके वो काम करवा लोगे और समय बचाओगे अपना, राइट। तो यही चीज हो रही होती है। अभी ये लोग होते कौन है, तो बहुत सारे लोग होते हैं यार। अभी मेरे साथ तो एक अबेगिस का टीचर है, उनका नाम अमीरा है। शी इज वन ऑफ माई फेवरेट क्लाइंट। हम लोग अभी 3 साल से काम कर रहे हैं साथ में, 3-3.5 साल हो गए हैं। US की क्लाइंट है एंड शी इज अ टीचर। वो अबेकस सिखाती है बच्चों को, 2 to 8 years के बच्चों को सिखाती हैं। टूल्स होते हैं उनके कुछ तो उनके लिए फिर जितने भी पोस्ट डिजाइन होते हैं, सोशल मीडिया का कंटेंट डिजाइन होता है, कुछ थोड़े बहुत रील्स होते हैं, तो सारा कुछ मैं करके देती हूँ। तो वो मेरे से जुड़ी हुई है उस तरीके से। 3 साल हो गए हम लोगों को साथ में काम करते हुए। तो कौन होते हैं, कोई भी हो सकता है, मतलब जिसको भी हमारी सर्विसेज की जरूरत होती है। अभी ऐसा नहीं है कि एक टीचर को जरूरत नहीं होती होगी इन सब चीजों की। तो जितने लोग हैं जो टीचर्स ऑनलाइन मीडियम का यूज कर रहे हैं, तो शायद उन लोगों को हमारी सर्विसेज की जरूरत हो सकती है। कितने सारे बिजनेस कोचेस हैं, कितने सारे कंसल्टेंट्स हैं, कितने सारे रियल एस्टेट एजेंसी ओनर्स हैं, ऑब्वियसली एजेंसी ओनर्स हैं, तो एजेंट्स हैं, सबको जरूरत होती है कभी ना कभी इन सर्विसेज की। कई लोग खुद से ऐसे काम चलाओ डिजाइन बना करके काम चला लेते हैं, कई लोग थोड़ा सा इन्वेस्ट करने में भरोसा रखते हैं। तो जो इन्वेस्ट करने में भरोसा रखते हैं वही हमारे क्लाइंट्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे तरीके के होते हैं। अभी जैसे मैं भी हूँ, तो मैं खुद को क्या किस फील्ड में डिफाइन करूँ मुझे समझ में नहीं आता, पर मैं भी एक तरीके से आपका कहना चाहिए क्लाइंट बन सकती हूँ, राइट। मैं क्लाइंट हो सकती हूँ आपको। तो ऐसे ही होता है, सबको जरूरत पड़ती है कभी ना कभी किसी चीज की, और कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ जाती है। तो इसलिए आप जो है, आप कह नहीं सकते हो जैसे कि यही लोग हमारे क्लाइंट है, कोई भी हो सकता है जिसको जब उसकी चीज की नीड पड़ जाए तब से वो आपका क्लाइंट है। तो मुझे क्वेश्चन सोचने पड़ेंगे, ऑलमोस्ट मेरे साथ खत्म। देन इट्स ग्रेट। यही हमारा मकसद था कि सारे क्वेश्चन खत्म हो जाए आपके। हाँ, बेसिकली एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं खुद चालू करूंगी ना फाइवर में करना, तो मुझे लगता है ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। अभी तो क्या है, मेरा थोड़ा सा एकदम बिगिनर वाला स्टेज है, मैंने सिर्फ सुना है लोगों की स्टोरीज और वो सब, तो उतना आइडिया मतलब है नहीं। और मैं तो अपना कम्युनिटी पोस्ट पढ़ा आपने, तो मुझे लगा कि आपसे इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। मुझे नहीं पता था कि टॉप मिड में ऑलरेडी ऐसे अवेलेबल है, फिर तो मैं पहले ही कर लिए रहती हूँ। बट वो कम्युनिटी पोस्ट पढ़ा, तो फिर मुझे लगा कि हाँ चलो ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं, मिलते हैं ऐसा। तो क्योंकि आपको क्या एक्सपीरियंस है ना, तो आप वो नॉलेज मेरे को दे सकते हो जो मैं मिस्टेक्स ना करूँ, पहले से नॉलेज मिल जाएगा कि हाँ ये करना है ऐसा। तो जितने लोग अभी देख रहे हैं, अगर आप लोग भी चाहते हो कि अपन बात करें और आपकी समस्याओं का समाधान लिखें, तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हो व्हाई यू वांट टू बी ऑन दिस पॉडकास्ट, दिस शो। तो हम लोग जो है आपको कंसीडर करेंगे। द बेस्ट कमेंट विंस। हर बार का यही सीन रहेगा, हर एपिसोड से हम एक और नया एपिसोड गेस्ट निकालेंगे जो कि आएगा। फर्स्ट एपिसोड गेस्ट जो है हमारी निकिता थी। आई एम वेरी हैप्पी कि आप आए। अगर आपके अभी भी कुछ क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी, आई एम ऑलरेडी मतलब सेट हूं मैं कि आपको आंसर कर सकती हूँ कुछ का। वैसे तो मुझे लगता है हमने बहुत सारे कर लिए,
और हाँ, स्टिल हमने बहुत सारी चीज टच कर ली। मैं ये चाहूंगी कि अगर आपको कभी काम हो तो आप मुझे एज इंटर्न हायर करो। अब आई नो कि मैंने कभी भी अपना वर्क सैंपल और कुछ भी शो नहीं किया आपको, लेकिन अगर आपके पास काम हो तो प्लीज रीच आउट टू मी, मैं डेफिनेटली आपको वर्क सैंपल अपना दे सकती हूँ। और ना मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे कि ना आप जितने भी मैंने आपके वीडियोस देखे ना, तो उसमें आप ये बोलते हो कि ना आप अपना क्रिएटिविटी करो, आप अपना दिमाग लगाओ, ये नहीं कि जो टेम्पलेट बने हुए कैनवा में उसको कॉपी कर दो, क्योंकि फिर वो तो वो भी कर सकता है ऐसा वाला। तो जैसे आप अपनी इंस्पिरेशन कहाँ से खोजते हो? मैं मेरी इंस्पिरेशन कहीं से भी खोज लेती हूँ। मतलब ऐसे बैठे बैठे सोचते सोचते, जब आप कुछ चीज के बारे में थोड़ा ध्यान से सोचते हो तब आपके पास आइडिया आते हैं। क्रिएटिविटी सब जगह पर है, मतलब आप खाना खाते हो तभी भी बहुत सारे आइडियाज आते हैं कि यार क्या करा जा सकता है, अगर आप उस चीज को लेकर के सीरियस और आप उसके बारे में सोचते हो। सोचना इज इम्पोर्टेंट कि भाई आप सोचो, ठीक है, आप अपने काम को लेकर के इतने, कहना चाहिए, पैशनेट हो कि आप उसके बारे में सोचते हो थोड़ा बहुत। 24 घंटे नहीं, पर थोड़ा बहुत जितना भी टाइम मिलता है आपको दिन भर में, आप सोचते हो। डिजाइन बनाने के पहले थोड़ी इंस्पिरेशन ले सकते हो, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग देते हैं। मैं ज्यादातर ऐसे खाली कैनवास लेकर के शुरू हो जाती हूँ कि 10-12 चीजें बनाने के बाद फिर एक आध चीज ऐसी थोड़ी पसंद आती है, फिर थोड़े उसमें फॉर्मेशन मॉड्यूलेशन चेंजेस करने के बाद फिर ऐसे जाते हैं, फिर मैं जाती हूँ कि इंस्पिरेशन लेती हूँ। अब तो मैंने बना ही दिया है, अब इसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए तो अब इंस्पिरेशन ली जा सकती है। क्यों? क्योंकि अब ओरिजिनल आइडिया कॉपी नहीं होगा। ये जो मैंने उतारा है ये मेरे दिमाग का ही था। अभी तक मैंने जितना कंज्यूम किया हुआ है कंटेंट अभी तक, आज डेट तक, वो सब चीजें उतार दी हैं। अब इसके बाद ये तो ओरिजिनल है, इतना इतना फिक्स हो जाता है थोड़ा सा कि ये ओरिजिनल है। अब थोड़ा सा जा करके देखते हैं कि ऑलरेडी पिंटरेस्ट पे क्या है, बिहेंस पे क्या है, किसने क्या डाल रखा है, थोड़ा से आइडियाज लेने के लिए, थोड़े से कलर पैलेट्स और अच्छे वाले लेने के लिए। और फिर थोड़ा सा तो आप दिमाग लगा ही लेते हो, आपके डिजाइन फंडामेंटल्स अगर स्ट्रांग रहते हैं तो क्या क्या अच्छा है क्या क्या नहीं है वाला सीन। बट स्टिल इस तरीके से स्टार्ट कर दो, 10-12 डिजाइन तो ऐसे कचरे जैसे बना दो बस कि ये भी डाल सकते हैं वो भी, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं उस डिजाइन के लिए। और वैसे तो मैंने बोला ना, फंडामेंटल्स अगर आपके क्लियर है जब आप डिजाइन करने बैठते हो तो आपको पहले ही पता होता है कि हायरार्की इज इंपॉर्टेंट। तो मेन टेक्स्ट क्या है इसका, मेरे डिजाइन का मेन चीज क्या है जिसपे मेरा फोकस मैं डालना चाहती हूँ। तो जिस पे फोकस डालना चाहती हूँ उसको मैं हाईलाइट करूंगी, कैसे भी कर सकती हूँ, अब वो मेरे तरीके हैं, कलर्स के थ्रू, कॉन्ट्रास्ट के थ्रू, या हमारे टेक्स्ट के साइज के थ्रू, या पीछे से बैकग्राउंड के थ्रू, कैसे भी। तो वो जब आपके पास पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब आपको इतना पता चल गया कि ये मेन है, तो अब इसको मेन दिखाना ही है, तो वो क्लियर हो गया। फिर दूसरा हमारा कि भाई कॉन्ट्रास्ट अच्छा होना चाहिए, कलर पैलेट्स, कलर स्कीम्स आपको पता है, तो आप वाइब पे जाओगे कि इसका वाइब कैसा है। फिर कलर साइकोलॉजी पे जाओगे कि यार किस तरह के कलर्स यूज करने चाहिए इसमें, इसका फील क्या है, इस डिजाइन का फील क्या है। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट पे बना रहे हैं हम, आज 8 मार्च है, तो ज्यादातर दिमाग में सुन करके पता पिंक। नहीं क्यों बट पिंक आता है, राइट? तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगेगी। ऐसा नहीं कि पिंक के अलावा मैं पर्पल यूज़ करूँगी तो बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा। तो अब मुझे पिंक और पर्पल दोनों पसंद आ रहे हैं, तो अब मुझे आना चाहिए कि मैं कौन-सी कलर स्कीम यूज़ करूँ, तो शायद एनालॉगस विल वर्क बेटर। क्यों? क्योंकि उसमें 3 साइड बाय साइड वाले कलर्स आते हैं और शेड्स और ब्लेंड्स का मैं यूज़ कर सकती हूँ पिंक के, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मोनोक्रोमैटिक थीम पे जा सकते हैं हम। तो ये कब आएगा दिमाग में? जब आपको पता होगा, पता ही नहीं है तो फिर क्या ही करोगे आप? तो वो चीज़ हो जाती है। इसलिए मैं बोलती हूँ फंडामेंटल्स थोड़े अगर स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप आराम से जब डिज़ाइन करोगे आपको खुद को बहुत सारे आइडियाज़ आएँगे। और खुद को आपको समझ में आएगा कैसे-कैसे कर सकते हो, और बाकी सब कंजम्पशन के ऊपर है। बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए अपने डिज़ाइन से रिलेटेड, बाकी लोग जो डिज़ाइनर्स हैं, जो बना रहे हैं, जो ऑलरेडी अवेलेबल इंस्पिरेशंस हैं, किस तरह की कलर पैलेट्स यूज हो रही हैं, अभी किस, जैसे हर साल का एक कलर होता है, ठीक है, कलर ऑफ द ईयर, इस साल का क्या है, तो इस साल का थोड़ा पीच टाइप का कोई कलर है कि भाई ये 2024 का ये वाला कलर जो है सबसे ज्यादा चलेगा, एस्थेटिक वाइब चलेगी। तो वो समझने की चीजें होती हैं, थोड़ा सा जानकारी ले सकते हो, गूगल पे सब मिल जाता है। फिर उसके बाद जो है अपन स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो यूनिकनेस जो है मेंटेन रहेगी। और दो चीज और पूछना मुझे। पहले तो आपने बिहेंस का नाम लिया, तो यस। उसका क्या सिग्निफिकेंस है? लाइक मैंने इतना सुना है कि जो डिजाइनर्स रहते हैं यूजुअली अपना पोर्टफोलियो उसमें डाल देते हैं, अच्छे डिजाइनर्स होते हैं वो डालते हैं। मैंने कभी ट्राई नहीं किया। ड्रिबल भी मैंने एक नाम सुना है यस। उसका। और उसके अलावा जैसे आपने लिंक्डइन पे बोला, तो जैसे लिंक्डइन पे नेटवर्किंग कैसे करें? अब लाइक क्या मेरे साथ ये सीन है कि मैं कंपनी के अलावा कुछ कर नहीं सकती, तो मेरे पास एक ही चीज बचती है, नेटवर्किंग करना। लाइक जैसे मैं आपसे बात करी तो अब अपनी एक फेमिलियरिटी होगी, तो 1-to-1 टॉक होते हैं ऐसे करके। तो अब मैं उस थ्रू नहीं जा सकती कि मैं अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बना लूं, तो मैं इस थ्रू जाना चाहती हूँ कि चलो नेटवर्किंग कर लेते हैं, मतलब लोगों से मिलते हैं कि जस्ट इन केस अगर मैंने जॉब स्विच करी या मैं फ्रीलांसिंग में ही स्विच कर गई, दूसरी जॉब में चली गई, कहीं भी चली गई, मेरे पास लोग रहने चाहिए, कनेक्शंस रहने चाहिए। तो राइट। आप मतलब अपना तरीका बताओ कि आप कैसे नेटवर्किंग करते हो लिंक्डइन में? क्योंकि आप तो पोस्ट डालते हो मुझे पता है, मैं नहीं डाल सकती, तो मैं स्पेसिफिकली अपने लिए पूछ रही हूँ कि जैसे अगर मैं पोस्ट नहीं डाल रही हूँ तो मैं कैसे नेटवर्किंग कर सकती हूँ?
बहुत सारे लोग हैं जो पोस्ट नहीं डालते हैं और मेरे कनेक्शन में हैं ऑलरेडी। तो वही है, आपकी हेडलाइन डिफाइन करती है। मैं तो क्या देखूँ, मैं कैसे जज करूँ आपको? अब जज तो करना पड़ेगा ना एक्सेप्ट करने के लिए। वैसे तो अच्छी चीज़ नहीं होती है जज करना किसी को, बट लिंक्डइन में तो करना पड़ेगा कि मैं पता हाँ कैसे बिकॉज करूँ। हाँ, वर्चुअल है ना, तो आप कैसे ही करोगे? सही बात है। अब मैं कैसे पता करूँ कि निकिता अच्छी है, नहीं है? मैं तो मिली नहीं हूँ, मैंने बात नहीं करी है। तो मैं लिंक्डइन पे हेडलाइन रहती है, कहाँ काम करती है, अच्छा यहाँ कंपनी में काम करती है, ये है सीनियर सीनियर असिस्टेंट है, डेटा एनालिस्ट है, जो भी है, मैंने पढ़ लिया, ठीक है। अब मैं अगर मेरा सिमिलर इंटरेस्ट रहा, तब तो मैं एक्सेप्ट करूँगी, नहीं तो मैंने नहीं किया। तो अब इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए, चांसेस बढ़ाने के लिए आपको एक नोट ऐड करना है कि व्हाई आर यू विलिंग टू कनेक्ट विथ मी? आपका क्या कारण है? ठीक है, क्यों करना चाहते हो? कई लोग लिखते हैं श्रुति आई वांट टू कनेक्ट विथ यू बिकॉज़ आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू। ठीक है, तो अच्छा रीज़न है, ठीक है, तो एक्सेप्ट हो जाता है कई बार ऐसे, पर हर कोई नहीं करता, थोड़ा लेम रीज़न हो गया ये। क्योंकि ये तो मैं वैसे भी कर रही हूँ, मैं तो सबको ही सिखा रही हूँ। आई एम अ पब्लिक फिगर अभी इस मोमेंट पे, तो मेरे से सभी सीख रहे हैं। तो क्या कारण है? वो स्पेसिफाई तो करना क्या होता होना चाहिए? जैसे अगर मैंने तो आपको मैसेज किया था, तब मैंने ये लिखा था कि है। लर्न फ्रॉम यू, तो प्लीज, अब मुझे फील हो रहा है बहुत लेम था, तो नहीं, उसका अल्टरनेट नहीं। बताइए। नहीं, 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 ऐसा नहीं है। मैंने बताया ना, मैंने बोला ना, मैं तो एक्सेप्ट करूँगी, बाकी किसी को लगेगा लेम है कि यार। हाँ लेकिन आप मुझे अल्टरनेट बताओ कि अगर जैसे कोई और होता क्रिएटर, तो मैं अगर अप्रोच करूँ तो कैसे करूँ? आइडियल आपका अप्रोच, मकसद क्या क्योंकि आप उस माइंडसेट पे हो ना कि आपको कोई है? अप्रोच कर रहा है, आप वो फिगर हो, तो आप बताओ कि कैसे आप एक्सेप्ट करना चाहोगे? मेरे हिसाब से तो ऑनेस्ट रहो थोड़ा-सा। मतलब सबके पीछे कुछ ना कुछ मकसद होता है। अब जैसे मैं यूट्यूबर हूँ, तो मेरे कुछ लोग हैं जो कि यूट्यूबर दोस्त हैं, अभी जो इनके सामने कनेक्ट किया है, और वो इंडियन नहीं है, फॉरेन के हैं। अब मेरा बैक एंड पे तो माइंडसेट ये है कि भई मैं एजेंसी स्टार्ट करने वाली हूँ, तुम मेरे क्लाइंट हो भाई, पोटेंशियल, दैट्स व्हाई आई वांट टू कनेक्ट विद यू। और मैं पहली बार में लिख दूँगी कि मतलब मैं बेचने आई हूँ कुछ चीज़, या आई एम अ सेल्स पर्सन, मतलब वो देखेगा भी नहीं, भगा देगा मुझे। मेरी मैसेज रिक्वेस्ट डिलीट ही कर देगा वो गुस्से में कि यार ये क्या तरीका है। तो उस चीज़ के लिए एक कॉमन इंटरेस्ट फाइंड करना होता है कि पहले तो या तो उनके बारे में थोड़ा-सा देख लो, हेडलाइन से थोड़ा अंदाज़ा लग जाता है, ठीक है? तो वहाँ से एक कॉमन पॉइंट निकाल कर के कि भई हे, यू आर अ यूट्यूबर, आई एम अ यूट्यूबर एज़ वेल, ये। उसके बाद फिर आपने एक कॉमन पॉइंट निकाल कर के कि आपके क्या थॉट्स हैं इस बारे में, कोई भी एक क्वेश्चन लिख कर के, क्योंकि वो नेटवर्किंग प्लेटफ़ॉर्म है तो सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, और उस तरीके से आप कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हुए कनेक्ट कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो एक कॉमन पॉइंट निकालना दोनों के बीच में कि आप भी ग्राफिक डिज़ाइनर, मैं भी ग्राफिक डिज़ाइनर, हम कनेक्ट कर सकते हैं, वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, वो वाला सीन एक जेन्युइन रहा। पर अगर आप बिल्कुल ही अलग फील्ड से और आप किसी अलग ही फील्ड वाले इंसान से कनेक्ट कर रहे हो, तो यू नीड अ सॉलिड रीजन व्हाई, क्यों कनेक्ट करना चाहते हो। क्योंकि मैं खुद पर्सनलाइज इनवाइट भेजती हूँ, बट हाँ, ऐसे लोग जैसे कि मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने 2-3 लोगों को भेजा जो एक्सपर्ट है अपने फील्ड्स में, लाइक कॉपी राइटिंग में 25-30 इयर्स ऑफ कॉपी राइटिंग उन लोग करते हैं, ठीक है? अब हाँ, उन लोग को मैंने भेजा, दे रेड माई इनवाइट ना कि हाँ हाँ हाँ, इनका कोई रिप्लाई नहीं आया, ठीक है? नहीं मैं तो आएगा। फिर भी एडमायर कर रही हूँ ऐसा। अब उनके एन नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं कि उन्होंने क्यों नहीं रिप्लाई किया, मैंने उसको ऐसे पर्सनली नहीं लिया, बट मैं चाहती हूँ कि ऐसा अपन एक इंटरेक्शन हो पाए ऐसे लोगों से, लाइक जो थोड़े से ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, अगर आपको उस चीज में कोई आइडिया हो या आप टिप हाँ, देना चाहो तो? ये बहुत अच्छी टिप है मेरे पास। आई टेल यू अ हार्श रियलिटी कि ये नहीं करेंगे आपका एक्सेप्ट ऐसे। जो थोड़ा मतलब इंसान जिसके 10-50 हज़ार फॉलोअर्स हैं, इतना एक्सपीरियंस है, वो अलग हवा में चलता है भाई, उसका थोड़ा-सा वो सीन रहता है। ऐसे नहीं किसी से भी बात कर लेते। अनटिल और अनलेस वो आपको जानता नहीं है या उसने आपको देखा नहीं हुआ है, तब तक वो आपको नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो यही होता है, जो जितने फ्रीलांसर्स भी हैं, जो इतने बड़े-बड़े क्रिएटर्स के साथ काम कर लेते हैं, पहचान बनाई जाती है पहले। एकदम से जाके बोलोगे तो वो आपको नहीं पहचानेगा, जानता ही नहीं है, ट्रस्ट ही नहीं बिल्डअप होगा। तो ट्रस्ट इश्यूज़ के कारण जो है वो आपको नहीं, रिजेक्ट ट्रस्ट करेगा। वाला नहीं, लाइक आई कमेंट ऑन देयर एवरी पोस्ट, ऐसा नहीं है, हाँ, हाँ, मतलब मैं हमेशा एक्टिव रहती हूँ एंड मैं हुँ, जेन्युइन कमेंट हूँ, कि मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं स्पैम कर रही हूँ, मुझे जेन्युइनली वो इंसान अच्छा लगता है, मैं उनके हाँ, पॉडकास्ट और ये सब पूरा वॉच करती हूँ, तो मैं जेन्युइनली मैंने सब चीज लिखा भी, तो द हुँ, रेड हुँ, माई पोस्ट हुँ। कुछ कुछ रिस्पॉन्स नहीं, रिप्लाई नहीं तो आया? फिर नहीं नहीं, मतलब वो रेड कर देते हैं, तो मैसेज रेड करते हैं तो दिखता है ना अपन को कि हाँ, रीड हो गया मैसेज, तो कुछ रिप्लाई नहीं आया। तो आई वाज लाइक ओके, अब होगा भाई, अब है उन लोग क्या बहुत फॉलोअर्स हैं ऐसा वाला, या फिर एन नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं भी कभी कभी मैसेज पढ़ती हूँ और मैं भूल जाती हूँ रिप्लाई करना, तो मैं वो चीज समझ सकती हूँ, जेन्युइन रीजन हो सकता है। नहीं, फॉलो अप ले लिया करो। वैसे जनरली हाँ इंडस्ट्री लेवल पे 3 फॉलो अप्स लिए जाते हैं। कई लोग ज़्यादा भी लेते हैं, बट 3 फॉलो अप्स के बाद नई इंसान अगर रिप्लाई कर रहा है, तो समझ लो कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, ना आप में, ना आपकी सर्विसेज में, ना कुछ में। तो
हाथ खड़े कर देने चाहिए। नहीं, यहाँ पर सर्विसेज वाला सीन ही नहीं है, मैं सर्विस तो कोई प्रोवाइड ही नहीं करी थी, मुझे तो सिर्फ उनसे एक कनेक्शन बनाना है। उसमें हाँ, मैंने बोला ना आप में भी नहीं है वो इंटरेस्ट, इसका मतलब तो उसको छोड़ देना चाहिए। नहीं ही करना है किसी को तो अब आप क्या कर सकते हो, किसी से जबरदस्ती नहीं कर हाँ। सकते। तो आपने अपने तरफ से यही कुछ जेन्युइन तरीके हैं, अप्रोच पूरा उखाड़ लिया है, 3 बार फॉलो कर दिया है। अगर इसके बाद नहीं कर रहा है तो सच में आपके साथ कनेक्ट नहीं करना चाहता है, तो आप कोशिश बिल्कुल मत करो, आप उसको छोड़ दो, आप नेक्स्ट पर्सन के पास जाओ। वो इंसान वाइब भी नहीं मैच करेगी, इतने बार पीछे पड़े हुए हो हाँ, सही बात है। तो फिर अपना खराब हो जाएगा, ऐसा वाला सीन है। ओके, दैट्स इट। मेरे हिसाब से तो सब क्वेश्चंस हो गए हैं। वाओ, चलो थैंक यू फॉर कमिंग, आपने इतना टाइम निकाला और मुझे बड़ा अच्छा लगा बात करके। आई होप आपको भी लगा होगा, अब नहीं भी लगा मुझे भी बहुत अच्छा लगा। चलो ठीक है, हम मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब दोस्तों, बाय बाय। ओके, बाय निकिता।